वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूँ किरण आफ्ताब और मैं हूँ मोहम्मद शुएब। चलो चलो पेशावर चलो। क्यों भाई पेशावर क्यों चलो? चलो भी और बताओ भी। अच्छा, अभी तो हम सोफे की तरफ चलते हैं, लेकिन पेशावर क्यों चलो? क्योंकि वहाँ लीमू सस्ते मिल रहे हैं। लीमू फड़े गए हैं, ढेर सारे लीमू पकड़े गए हैं, हजारों की तादाद में। हजारों की तादाद में किरण। जो 400 रुपए किलो लीमू मिल रहे थे, अब वहाँ 300 रुपए मिल रहे हैं। आप इमेजिन करें कि जखीरा अंदोजी के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो फौरी तौर पर 100 रुपए कीमत नीचे आ गई। तो जहां जहां भी जखीरा अंदोजी अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो लीमू सस्ते मिलेंगे, विटामिन सी सस्ता मिलेगा। यानी जखीरा किया गया और अगर जखीरा ना किया जाता तो उसका इम्पैक्ट क्या होता? जखीरा अंदोजी, इसको ब्रेक लगा और फिर लोगों तक जब प्रोडक्ट पहुंच गया, लोगों तक जब लीमू पहुंच गया तो फिर देखिए कितना क्विकली दाम भी नीचे आ गए। तो एक तो है ये इम्पैक्ट, एक है ये खबर, एक है अहम बयान जो दिया आसिफ अली जरदारी ने। उन्होंने बड़े इशारे दे दिए थे। मैं चाहती हूँ ज़रा मैं पहले उसकी बात कर लूँ। उन्होंने कहा नैब और मईशत साथ साथ चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकते। पार्लियामेंट नहीं, अब तहरीक चलेगी सड़कों पर, ये इशारा भी उन्होंने दे दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जो पहले यानी कि माजी में एमनेस्टी स्कीम आई और जो अब स्कीम आई है, इसमें भला फ़र्क ही क्या है? कुछ भी नहीं। जिसके पास भी ब्लैक मनी है वो इसको वाइट करेगा। तो भाई हमें तो इस बारे में नहीं पता। हम सिर्फ खबर रख सकते हैं, बयान दे सकते हैं। खैर, एक अपडेट और भी है। इस्लामाबाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी को तलब किया है। ये खबर भी है और भी खबरें हैं जो नया दिन ने आपके लिए ढूंढ के रखी हैं, तो हम आपके सामने लाते हैं आज नया दिन की टॉप स्टोरीज है क्या। साइंस फेयर में मुनफरिद आइडिया लाएं और अपना कारोबार जमाएं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने नौजवानों को पेशकश कर दी। क्रिएटिव आइडिया देने वालों को 70 से 100% सरमाया दिया जाएगा। क्या अखबार और पकौड़ों की दोस्ती खत्म होने जा रही है? खैबर पख्तूनख्वा की फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी ने सूबे में अखबारात में खाने की अशिया फरोख्त करने पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। और ऐसा बाजार जहां खरीदी जा सकती है हर खुशी। खुशियों का बाजार। NGO ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बेसहारा बच्चों के लिए माल सजा दिए। बच्चे यहां पसंद की हर चीज खरीद सकते हैं। तो जनाब, नया दिन में खुशामदीद नए सिरे से। और आज हमारी टॉप स्टोरीज क्या थी ये तो आपने जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस बारे में, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ पॉलीथिन बैग्स ही वो हैं कि जिसके इस्तेमाल से अगर आप इसमें खाना स्टोर करते हैं, खाना लेकर जाते हैं, आते हैं, इसका इस्तेमाल बेदरेक करते हैं अपनी सहूलत के लिए, यही आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है, तो ऐसा नहीं। अखबार भी यही काम कर सकता है, अखबार भी यही काम करता है। और चूंकि ये रोज़े रमज़ान का मौका है तो इसमें अखबारात में पकौड़े लपेट कर दे दिए जाते हैं। घरों में भी कभी कभी फ्राइंग हो अगर, तो वहाँ भी सहूलत के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है और ये ख़तरनाक है। इसी बात को भांपते हुए खैबर पख्तूनख्वा की फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी ने सूबे भर में इस बात का एहतमाम किया है कि अखबारात में खाने की अशिया फरोख्त नहीं की जा सकेंगी, इस पर पाबंदी होगी। ऐसा फैसला कर लिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक अखबार के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही में लेड समेत ग्रेफाइट, रंग, खुश्क रखने वाले केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जिनकी वजह से इनमें चिकनाई वाली खुराक मसलन समोसे पकौड़े लपेटने से कैंसर का खतरा लाहक हो सकता है। अथॉरिटी की जानिब से 3 महीनों का वक्त दिया गया है, जिसमें अखबार का मुतबादिल तलाश करने का कहा गया है ताकि ऐसे मामलात ना हो, यानी कैंसर का अगर खदशा है तो वो ना हो। इस सब पर बात करेंगे। अब्दुल सत्तार साहब, डायरेक्टर टेक्निकल हलाल फूड अथॉरिटी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, वेलकम टू नया दिन। आपसे जानना ही चाह रहे हैं, जिस तरह हमने भी नाज़रीन को बताया कि 3 माह का वक्त दिया गया है और साथ साथ उसको ऑल्टरनेट क्या है, इस पर भी बात हो रही है। तो मैं चाहूँगा पहले इस खबर से मुताल्लिक बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर द इनविटेशन। बड़े अहम मौजू पे जी आपने हमें बुलाया। इसमें जो है दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको हमने बैन किया है। हमारी साइंटिफिक कमेटी ने इस पर काफ़ी डिस्कशन की और उसके बाद हमने इसको बैन कर दिया। फर्स्ट जो है, इसमें केमिकल जो इस्तेमाल होते हैं, इसमें ग्रेफाइड है, लेड है और कैडमियम है। इसके अलावा नॉन फूड ग्रेड कलर इसमें इस्तेमाल होते हैं और विच आर कार्सिनोजेनिक, यानी कैंसर काज करते हैं। सबसे बड़ा तो इसका मुज़र सेहत जो इंसानों सेहत के लिए। दूसरा जो चकनाई वाली चीज़ें हैं या शीरे वाली हैं, जिस तरह जलेबी है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, कबाब हैं, ये चीज़ें इसमें लपेट लेते हैं तो उसमें आसानी से ये इसके साथ चपक जाती हैं, तो इंसान इसके साथ ये चीज़ें भी खा रहा होता है, तो इससे कैंसर काज होता है।
दूसरी इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है थी कि ये जो है ना, इसमें हाइजीन का मसला आ जाता था। हाइजीन में ये है कि ये मुख्तलिफ ऑफिस में इसको लोग पढ़ते थे, उसके बाद दुकानों में फिर कबाड़िए के पास जाते थे, फिर इसको दोबारा जो है ना लोग इस्तेमाल करते थे। तो इसमें जो इशू हाइजीन का आ रहा है उसकी वजह से इसको बैन किया। तीसरा जो है, क्योंकि ये मुख्तलिफ चैनल से होकर गुजरता हुआ, कबाड़ियों की दुकानों से गुजरता हुआ फिर पकौड़े समोसों वालों को पहुंचता है, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इशू है वो आ रहा था। तो इसकी वजह से हमने इसको बैन कर दिया। अच्छा, ये तो आपने वजह बताई। अब ये बताइएगा कि इसका इतलाक कब से हो रहा है, ये इस पे पाबंदी मुकम्मल तौर से कब से आप लोग कर रहे हैं? जी, इस पे तो इतलाक शुरू हो गया है। 3 महीने में इंशाल्लाह कम्प्लीटली हम इसको पूरे सूबे में बैन कर देंगे। थोड़ा सा बिजनेस एडजस्टमेंट टाइम दे दिया है कि अल्टरनेट लोग थोड़ा सा ढूंढ लें, सफ़ेद कागज़ जो है वो इस्तेमाल करें या दूसरे कागज़ जिसमें लिखाई वगैरह ना हो तो वो इस्तेमाल करें। और ये कहा जाता है कि खाकी जो बैग्स होते हैं, क्योंकि अक्सर जगह पे उनमें दिया भी जाता है ऐसा फ्राइड आइटम, तो वो सही है, उसमें तो कोई मसला नहीं है? हाँ, वो जी उसमें मसला नहीं है। जी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लेड या लिखाई का तो मसला नहीं है। जी, मतलब खाकी कागज़ इस्तेमाल होता है या जो दूसरे जो सफ़ेद कागज़ इस्तेमाल होते हैं उसमें मसला नहीं है। इसमें जो लिखाई है उसमें इशू है। एक तो इंक का इशू है कि नॉन फूड ग्रेड कलर्स हैं, और दूसरा उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं लेड, कैडमियम और ग्रेफाइट वगैरह, इसमें इशू है। सफाई का फिर इशू आ जाता है। तीसरे नंबर पर बाज़ औक़ात आप देखें तो कुरानी आयात और हदीस भी इसमें लिखी होती हैं, तो वो फिर मतलब उसकी बेअदबी भी होती है। इस हवाले से भी ये ठीक नहीं है। और जो मैगज़ीन के पेपर इस्तेमाल होते हैं उसके इस्तेमाल से भी यही ख़तरा लाहक होते हैं? जी, मैगज़ीन हो गया या कोई भी लिखाई होगी उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर्स हैं, और अगर नॉन फूड ग्रेड कलर हैं तो उससे भी कैंसर काज होता है। अब ज़रा मुतबादिल के हवाले से बता दीजिएगा कि क्या इसके हवाले से बाकायदा बताया भी जा रहा है जो लोग इस्तेमाल करें अखबार को या फॉर दैट मैटर मैगज़ीन के पेपर्स को कि ये मुतबादिल है और यही आपने इस्तेमाल करना है? साथ साथ ये बता दें, आपने कहा कि फौरी इतलाक शुरू हो गया और 3 मंथ्स का टाइम दिया गया ताकि अल्टरनेट पर लोग जा सकें, तो इन 3 मंथ्स में होगा क्या जुर्माने होंगे या 3 महीने में थोड़ी जुर्मानों पे होला हाथ रखा जाएगा, या सजाएं भी होंगी इसमें? इसके अलावा आपने जी आपने 2-3 क्वेश्चन किए। एक तो ये है कि इसका मुतबादिल क्या है, तो इसका मुतबादिल तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल रोटी है तो रोटी के लिए लोग कपड़ा लेके जाएं, घर से कपड़ा लेके जाएं। एक तो वो बिल्कुल साफ़ होगा, दूसरा ये है कि उसके केमिकल से भी फ्री होगा, तो उनको भी मतलब नुकसान से वो बचेंगे। दूसरा, अगर पकोड़े समोसे हैं तो वो सफ़ेद लिफाफों पे आ जाएं जिस पे लिखाई ना हो, जिस पे किसी किस्म की लिखाई ना हो, तो वो जो है उसके लिए ठीक है। तीसरा जो है आपने क्वेश्चन किया, तो फ़िलहाल तो हम अवेयरनेस कर रहे हैं। थैंक यू कि आपने बुलाया, और ये हमारा मैसेज जो है पूरी आवाम तक पहुँच जाएगा कि इसमें सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं, कैंसर काज करते हैं, और कैंसर का आपको पता है कि एक मरीज़ पे फिर कितना ख़र्चा आता है और कितना लोग कर्ब से उस मुसीबत से गुजरते हैं, कितनी ख़तरनाक बीमारी है। और इस मामूली सी चीज़ से जो बिल्कुल हमने इग्नोर किया हुआ है, जिसको बिल्कुल मामूली समझा हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है, बहुत मुज़र है इंसानी सेहतों के लिए, तो इस वजह से हमने इसको बैन किया। तीसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि कितना, तो अवेयरनेस के साथ साथ हम लोगों को जो जहाँ पे हमारी टीमें हैं वो जाती हैं, लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ ये बताती हैं कि अगर जल्दी इसको रिप्लेस कर लें, अदरवाइज़ कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए प्रॉपरली, कि कहीं कोई आपसे छुपकर बचकर इस तरह से अखबार इस्तेमाल ना कर रहा हो। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? कोई सिस्टम, कोई आपने तरीक़ाकार इसके लिए सोच रखा हो? जी, हमारी टीमें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज़ काम कर रही हैं। इसको हमने एज ए नोबल काज लिया हुआ है, क्योंकि ये फूड जो है वो इंसानी सेहत के लिए बुनियादी ज़रूरत भी है, इसकी इम्पॉर्टेंस भी है, और इसमें मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। हम छोटे मसाइल से लेके बड़े जो मसाइल हैं हर एक को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमारी टीमें जो फील्ड टीमें हैं वो रोज़ाना के बुनियाद पे फील्ड में जाती हैं, जहाँ पे मसाइल होते हैं, लोगों को इश्यूज़ बता देते हैं, उसको हम इम्प्रूवमेंट नोटिस कहते हैं। तो ये चीज़ें तो 10 दिन 15 दिन जो टाइम दिया होता है, उसके बाद हमारी टीमें दोबारा जाती हैं और लोगों से वो चीज़ें बाकायदा वेरीफाई करती हैं। फिर इसके अलावा हमारी फील्ड में लोगों कंप्लेंट सेल भी है, उसमें लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि अवेयरनेस हो गई है लोगों में कि यदि अखबार इस्तेमाल नहीं करनी, इसके बाद कोई बंदा इस्तेमाल करता है तो वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी फॉर्म है, वो भी फिल कर सकते हैं, ऐप भी है, फेसबुक पे भी हमें बता सकते हैं, और विद इन 24 आवर जो है हम फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। अच्छा, मुझे अब्दुल सत्तार साहब ये भी बताइएगा,
ये तो वाज़े हो रहा है कि जो इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ आइंदा एक्शन होगा। अभी तो अवेयरनेस कैंपेन की आप बात करें, लेकिन जो अखबार बेचेगा, यानी कबाड़िया अगर अखबार किसी दुकान वाले को बेच रहे तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? इस तरह है कि जो लेने वाला है, जो इस्तेमाल करता है, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। कबाड़िया तो उसका तो बिज़नेस हो सकता है वो किसी और चीज़ के लिए बेचे, या रंग वाला है को नॉन फ्रूट ग्रेड कलर है तो वो हो सकता है कि नॉन फ्रूट ग्रेड कलर दुपट्टों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी बेचे। लेकिन जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं हम उन पे कानूनी कार्रवाई करते हैं फूड के हवाले से। अवेयरनेस के लिए मेरे ख्याल से यही पॉइंट सबसे बड़ा है कि आप इस्तेमाल ही के ऊपर, जो इस्तेमाल कर रहा है उसको ही समझाएं कि इसे यूज़ नहीं करना। तो अखबार का बेहतर ऑल्टरनेट कपड़ा है, सफ़ेद या खाकी कागज़ है, इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। और इसके लिए आप दुकानदारों के पास भी जा रहे हैं और आम लोगों के पास भी जा रहे हैं। जिस तरह प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, हम ये सारे चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अपना मैसेज पहुंचाते हैं कि जी ये चीज़ ठीक नहीं है और ये इस्तेमाल ना करें, इससे ये नुकसानात होते हैं। पब्लिक मैसेजेस भी हमारे होते हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और लोगों को हम शेयर करते रहते हैं और फिर आगे लोग उसको मज़ीद शेयर करते हैं। तो इस पर हमने काम ऑलरेडी कर दिया है, मैसेज जो है ना वो बना दिए हैं और वो लोगों में शेयर कर रहे हैं, बैनर्स वगैरह भी लगाते हैं और जिस तरह टीवीज़ वगैरह हैं, रेडियोज़ वगैरह हैं, उस पर भी टॉक करते हैं, लोगों को अपना मैसेज पहुंचाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मीडियाज़ बड़े ज़्यादा हैं और चैनल्स और लोगों में ये चीज़ जो है तेज़ी से फैल जाती है आसानी से। सही। अब्दुल सत्तार साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे और अवेयरनेस से मुतालिक भी फिर आपने ये भी कहा कि अल्टरनेट पर जाना चाहिए और अल्टरनेट पर जाना बहुत ज़रूरी है, हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कहा मौजूद है जिस पर आज हम बात कर रहे थे। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मोहब्बतों के अमीन शहर कराची, यहाँ पर माह मुक़द्दस रमज़ान, इसमें अफ्तार से पहले सड़कों पर रमज़ान के ख़ास रंग हर तरफ देखने को मिलते हैं। अब तो क्योंकि रमज़ान है तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये रंग हमें हर तरफ दिखाई दे रहा है, यानी अफ्तार दस्तरखान ये सजाए जाते हैं। तो मुल्क भर में अगर हम देखें अफ्तार दस्तरखान, तो कराची इसमें लगता है कि बाजी ले गया, क्योंकि भाई यहाँ पर 5000 से भी ज़ायद अवामी दस्तरखान है। यहाँ लोग आते हैं, इफ्तारी करते हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं शायान सलीम। आप कराची में रहते हो और माह रमजान हो, आप घर से बाहर हो, इफ्तारी के लिए घर ना पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, ये जिंदा दिल वालों का शहर है। खिदमत खल्क का जज्बा यहाँ भरपूर है। कराची की सड़कों पर जगह जगह बिना किसी तफरीक के आला और मेयारी इफ्तारी मिलेगी। हमारी रूह को सुकून मिलता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि राह खुदा में जब आप खर्च करोगे तो आपको दिली सुकून मिलेगा, आपकी रूह को सुकून मिलेगा, तो ये सुकून मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। मान लेते हैं महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद को कम कर दिया है, मगर मजहबी जज्बे से सरशार कराची वाले इफ्तार कराने के लिए दिल खोल कर पैसे खर्च करते हैं। तभी तो इफ्तार दस्तरख्वान लगाने में कराची मुल्क भर पर बाजी ले जाता है। 5000 से जायद छोटे बड़े इफ्तार दस्तरख्वान सजाए जाते हैं, इन पर लाखों लोग इफ्तारी करते हैं। महंगाई तो पूरे मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं और कराची में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो इस तरह के कामों में अपना बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा देते हैं। अवाम को इफ्तार कराने के लिए चंदा लिया जाता है, ना ही किसी किस्म की खैरात। हम लोग पानी सवाब के लिए करते हैं और अल्लाह पाक की मेहरबानी, हम लोग पूरा साल पैसे जमा करते हैं और ये फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पानी, खजूर और जूसेस वगैरह बांटते हैं हर साल, और ये 5 साल से हम लोग प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। बाइज्जत तरीके और मुनज़्ज़म अंदाज में लोगों को इफ्तार कराया जाता है ताकि इफ्तार करने वालों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। कराची दरिया दिल वालों का शहर है। महंगाई का तूफान भी इस बड़े दिल वालों के शहर से लोगों को बेहतरीन इफ्तार कराने का जज्बा खत्म ना करा सका, बल्कि हर रमजान में ये जज्बा और बढ़ता जा रहा है। यही हुस्न सलूक कराची वालों का खासा है जो कहीं और नजर नहीं आता। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। अपना ख्याल रखें और उससे ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बड़े बड़े लोग ऐसा कह गए, सूफिया ऐसा कह गए
तो क्यों ना हम सूफिया के शहर की बात करें। नहीं, मुल्तान की बात करते हैं। आप फन तामीर का शाहकार मस्जिद शेर शाह 90 साल बाद भी अपनी असल हालत में मौजूद है। खूबसूरत ये मस्जिद है, आपको दिखाएंगे राशिद हमीद अपनी इस रिपोर्ट में। 3 खूबसूरत गुंबद, 2 मीनार, यह है मस्जिद शेर शाह, जिसे सजादा नशीन दरबार शेर शाह गुलाम अकबर शाह ने 1929 में बनवाया था। 90 साल बीत गए, लेकिन मस्जिद का रंगो रूप आज भी असल हालत में मौजूद है। इसके एक ऊपर जो काशीगरी की गई है, ये एक बेहतरीन फ़न का नमूना और बेहतरीन अंदाज में इसको तामीर किया गया है। ब्लू पोट्री, पक्के रंगों से खूबसूरत फने खताती, दिल फरेब नक्शो निगार, मस्जिद का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ खूबसूरत फूल और कुरानी आयात ना हो। गर्मियों में इतना फ़ायदा होता है हमें, जब रोज़े से हम आते हैं तो ये बड़ा सुकून महसूस होता है, क्योंकि इसका मटेरियल जो पुराने ज़माने का लगा हुआ है ना जी। मस्जिद की तामीर में दाल मूंग, चूना और पटसन का इस्तेमाल किया गया है। मोटी दीवारों और 50 फुट ऊंचाई के बायस मस्जिद सख्त गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाती है। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। अब आपको बताएं कि एक जगह खुशियों का बाजार, बल्कि एक जगह नहीं, बहुत सी जगहों पर होता है खुशियों का बाजार, जहां खरीदी जा सकती है हर खुशी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तावन से चलने वाली NGO मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यतीम बेसहारा बच्चों के लिए खुशियों का बाजार सजा रही है। मुस्कुराहटों के इस बाजार में बच्चों को ज़रूरत ज़िंदगी का सामान मिल जाता है। कपड़े हो, जूते हो, कंप्यूटर हो या खिलौने के, सब कुछ बआसानी यहाँ दस्तियाब है। यही नहीं, यहाँ पर तो मुफ्त मेडिकल और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स की स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। NGO के ज़ेरे एहतमाम बेसहारा लोगों के लिए तालीम, सेहत और कफालत का अमल भी जारी है। लेकिन इस मॉल ऑफ हैप्पीनेस के क्या कहने, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनको करेंसी प्रोवाइड की जाती है और फिर वो जाकर अपनी मर्जी से जो जी में आता है खरीद लेते हैं। यानी ये एक मजे की बात है ना कि वो खुद खरीद रहे हैं हर चीज जाके अपनी मर्जी से। इस पर बात करेंगे। सीरत अब्बास ज़ैदी साहब सरबरा NGO हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, वेलकम टू नया दिन। जानना चाह रहे हैं आपसे, मुस्कुराहटों और खुशियों का ये बाजार, ये आइडिया कैसे आया था और इसका मकसद क्या है? देखिए, मॉल ऑफ स्माइल्स यानी कि मुस्कुराहटों का बाज़ार, ये आइडिया 2015 में क्योर पाकिस्तान वेलफेयर ने पहली बार इस आइडिया को इस्टेब्लिश किया। और इस आइडिया का मकसद ये था कि ईद से पहले ऑर्फन होम्स के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पे एक शॉपिंग सेंटर लगाया जा सके, जहाँ पे वो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें ख़रीद सकें बिल्कुल मुफ्त, एक स्माइल के एवज़। क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि ईद असल में बच्चों का त्यौहार है और बच्चे ही इसको एंजॉय करते हैं। और आम बच्चे अपने माँ बाप से ज़िद करके अपनी चीज़ों को, अपनी फरमाइशों को पूरा करवाते हैं, लेकिन उन बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया नहीं है। तो क्योर पाकिस्तान ने इस बात का अज़म किया कि हम एक ऐसे बाज़ार को लगाएं और सालाना बेसिस पे हम लगा रहे हैं। उसमें ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें, जिसमें कपड़े हैं, जूते हैं, स्टेशनरी हैं, स्कूल बैग्स हैं, बच्चियों की कॉस्मेटिक्स हैं, बच्चियों के कपड़े हैं, और उसमें ज़रूरत ज़िंदगी के साथ साथ उन बच्चों के लिए 1 साल का मेडिकल और एजुकेशन के हवाले से भी वहाँ पे स्कॉलरशिप्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी भी जो एहसास कमतरी है या उनमें महरूमी जो हैं उसको दूर कर सकें और उनको माशरे में बराबरी की सतह पर ला के कम्यूनिटी का भी हिस्सा बना सकें। अच्छा, ये बताइएगा, अब तक किन शहरों में और कितने ऐसे मुनफरिद बाजार आप सजा चुके हैं? कितने शहरों में ऐसा किया है? कितने बाजार आप लोगों ने अरेंज किए हैं? देखिए, मॉल ऑफ स्माइल्स क्योर पाकिस्तान ने 2015 में जैसे स्टार्ट किया 3 साल पहले, तो वो अभी तक सिर्फ कराची की हद तक हम पिछले 3 सालों से इस मॉल ऑफ स्माइल्स को, मुस्कुराहटों के बाज़ार को हम लगा रहे हैं। लेकिन चूँकि इसकी जो फीडबैक है पब्लिक का वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और बहुत अच्छी पजीराई भी है और लोग इस आइडिया को यूनिक भी समझ रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारे अगले फेज़ में हमारा ये इंशाल्लाह प्लान है कि मॉल ऑफ स्माइल्स को ना कि सिर्फ कराची के हद तक महदूद रखें, बल्कि दूसरे शहरों में भी इसको आइडिया को फ्लोट करें, जिसमें लाहौर के ऑर्फन होम्स और इस्लामाबाद के ऑर्फन होम्स और मज़ीद जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे भी हम काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन यह है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इस मॉल ऑफ स्माइल्स को पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मुंतकिल किया जाएगा। जी सर, जिस तरह आपने कहा कि मेडिकल की फैसिलिटी भी होती है, मुझे ये बताइएगा कि ये जो NGO है, ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल इसमें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करे, तो इसके हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल एजुकेशन के हवाले से बहुत काम करती है और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि
मॉल ऑफ इस्माइल्स का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे इतनी बड़ी तादाद हर साल आती है बच्चों की ऑर्फन होम से जो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन वसाइल की कमी होने के बायस वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं। तो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के फ्रेटर्निटी के लोग वहाँ पे आते हैं, स्कूल के जो मालिकान हैं, यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोफेसर्स हैं, डीन्स हैं, जो वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे इसी वजह से हम बच्चों को भी बुलाते हैं कि जो मेरिट बेसिस पे बच्चे हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस होती है। इस साल भी काफ़ी सारी सीट्स हमको अनाउंस हुई हैं जो हमने बच्चों में तकसीम की हैं और मेरिट बेसिस के ऊपर जो बच्चे पढ़ाई करने का शौक़ रखते हैं उनको हर साल ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जिसकी वजह से हम ये इवेंट भी करते हैं। जी वाह वाह, तालीम का भी ख्याल कर रहे हैं आप। ये बताइएगा आपके साथ इस सफ़र में और कौन कौन है, मज़ीद कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस सब में आपका हाथ बटा रहे हैं? केवल पाकिस्तान वेलफेयर एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इदारा है जिसको एक बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा ख़ास तौर पे अमेरिका, कनाडा, इटली, यूके और जो दीगर ममालिक है वहाँ पे भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस कॉज का सपोर्ट करते हैं। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उन तमाम लोगों का, ख़ास तौर पे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके तवज्जुह से, उनके इस हेल्प से इस कॉज को सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका फैज़याब हो रहा है जो उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। जी, और जैसे कहा कि कई ममालिक में है आप लोग काम करें तो कब से ये एनजीओ काम करे और एक्चुअल टारगेट्स क्या हैं एनजीओ के? ऑर्गेनाइजेशन 2015 से काम कर रही है पाकिस्तान में और जो इसका मकसद है वो ये है कि माशरे में सबसे ज़्यादा जो नज़रअंदाज तबका है यतीमों का ख़ास तौर पे उनको फैसिलिटेट करना है, उनकी मेडिकल, उनकी एजुकेशन, उनकी ज़राअती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें उनको मुहैया करना है पूरे साल। और इसके अलावा भी केवल पाकिस्तान और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करी जिसके अंदर हमारी एम्बुलेंसेज हैं जो पसमानदा इलाकों में चल रही हैं, 12 चिनार और हंगू साइड। इसके अलावा हमारे पास सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास CCTV इंस्टॉलेशंस और ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे मुमकिन है दहशतगर्दी का ख़तरा है वहाँ पे भी केवल पाकिस्तान अपनी सर्विसेज दे रही है। और साथ साथ अफ्तार प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें हम पूरे 30 दिन के अफ्तार कराची शहर में लगाते हैं कि जो रोज़ेदार हैं वो जो सड़कों पे अपने रोज़े खोलते हैं उनको भी हम केटर कर सकें। जी चलिए, अब एक आखिरी बात बता दीजिए, ईद तो करीब आ गई है, क्या ईद से मुताल्लिक भी कोई ऐसा मॉल ऑफ हैप्पीनेस, मॉल ऑफ स्माइल्स ये सजने जा रहा है? लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि ये बाज़ार हमेशा हर साल ईद से पहले लगता है और ये इस साल भी अभी ईद से पहले ही कुछ दिनों पहले लगा है और इसकी वजह ही यही है कि ईद के आने से पहले एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि उन बच्चों को सबसे पहले केटर किया जाए जो सबसे ज़्यादा इसके हकदार हैं। तो मॉल ऑफ इस्माइल हर साल ईद से पहले लगता है और आप दुआ करें और मैं पूरी आवाम से ये दुआ करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे लिए हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इतने वसाइल दे कि हम हर महीने ये बाज़ार लगाएं और हर महीने हज़ारों बच्चों को केटर करें। लेकिन ये बाज़ार हमेशा ईद से पहले लगता है, जो इस साल भी ईद से पहले लगाए, तो इंशाअल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि इसको ईद के बाद भी लगाएं और दौरान ईद भी लगाएं। अब्बास ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, सरबराह एनजीओ के। और ये एनजीओ कितना मुख्तलिफ, कितना अच्छा, कितना प्यारा काम कर रही है, हमने आज समा के नाजरीन को, नया दिन के नाजरीन को ये बताने की कोशिश की। अब ज़रा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, कुछ परेशानियों की बात कर लेते हैं। बीनाई से जो महरूम है उसके लिए ज़िंदगी मुझसे आपसे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इस मुश्किल को मुझे और आपको ही समझना है, हम ऐसा कर नहीं रहे। कराची की बात कर लेते हैं, यहाँ बीनाई से महरूम इंटरमीडिएट के तालिब इल्म बड़ी मुश्किल में आ गए। कई तालिब इल्म, कई स्टूडेंट्स ऐसे रहे कि जिन्हें राइटर नहीं मिला और इसी वजह से ये इम्तिहान नहीं दे सके। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आ गई और फिर उसके बाद ये ही बात गर्दिश करने लगी। बीनाई से महरूम तलबा, इनको राइटर देना इंटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। राइटर नहीं मिला, वो पेपर से गैर हाजिर कहलाए, गैर हाजिर माने गए और बल्कि नए राइटर के लिए मज़ीद परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब ये पेपर देने जाते हैं तो एक लिखारी, एक राइटर इनके साथ होता है, ये उसे बताते हैं और वो लिखता रहता है। इतना सा काम नहीं हो सका ऐसी सोसाइटी में कि जहाँ पर बीनाई से महरूम लोग भी हैं, जहाँ पर तालीम की अशद ज़रूरत भी है। तो इनकी चैलेंजिंग लाइफ है, लेकिन हम चैलेंजेस ख़त्म करने में मदद नहीं कर रहे, इदारे मदद नहीं कर रहे। तो हमारे पास ही वो स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम मज़ीद बात करेंगे। वी हैव सलमान इलाही, नादिर एंड गुलामुद्दीन। सलमान, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, कौन सा एग्ज़ाम था ये?
ये इंटर बोर्ड का एग्ज़ाम था फर्स्ट ईयर का। कौन सा पेपर था? कौन सा पेपर था ये मेरे ख्याल नादिर बताएंगे, ज़्यादा बेहतर है। उर्दू का पहला पेपर जो था सर उर्दू का था। अच्छा। उसके बाद जो आज हमारा पेपर था इंग्लिश का था। ओके। वो भी मिस हो चुका है। 2 पेपर अभी हुए और दोनों मिस हो गए। दोनों मिस हो गए। और राइटर देना इसकी जिम्मेदारी बहरहाल बोर्ड पर होती है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और पहले से मालूम था आपको ये मुश्किल पेश आने वाली है, राइटर नहीं मिल रहा, या वहाँ जाके मालूम हुआ? सर ये हुआ ये था कि हमें मतलब कि जो हमने राइटर अरेंज किए थे 2 से जब आपने खुद अरेंज किए थे? सर अपने से ही करने पड़ते हैं क्योंकि बोर्ड ऑफिस ये हमें नहीं पता था कि हम आपको राइटर देंगे। अच्छा। ठीक है, उनके ये है कि हम जब हम बहुत पुरसुकून थे, हमें राइटर वगैरह सब कुछ अरेंज किए गए थे। जब हम वहाँ पर राइटर लेके पहुँचे तो उन्होंने हमें ये कहा कि ये राइटर आपके साथ नहीं चल सकते। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है ये थी कि आप जो फ्रेश मैट्रिक का जो बच्चा हो जिसने 2019 में पेपर दिए हो उसको आप अपने साथ जाके बिठा सकते हैं। तो हमारे साथ ये हुआ कि 2 से 3 दिन पहले हमें ये पता चला कि अभी हमें इस राइटर का अरेंज करना है, लेकिन वो हमसे नहीं हो पाया। एंड ऑफ हमें मतलब कि कल पेपर था तो आज के दिन में जैसे गया तो मुझे बहुत मुश्किलों से बाई चांस एक लड़का मिला जिसने मैट्रिक किया था। उसकी मैट्रिक में भी सप्लियाँ आई हुई थी और 9 में भी सप्लियाँ आई हुई थी। जब मैं बोर्ड ऑफिस पहुंचा और उनको मैंने कहा कि सर मुझे राइटर नहीं मिल पा रहा, ये राइटर मिला है, तो उन्होंने कहा नहीं आपके साथ हम ये भी नहीं बिठा सकते। मैंने कहा सर देखें इसका आपने कहा है कि मैट्रिक का बच्चा होना चाहिए फ्रेश, लेकिन अगर हालांकि देखा जाए ये फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए नहीं बैठा एग्ज़ाम देने के लिए क्योंकि इसकी 9 में और मैट्रिक में भी सप्लियाँ आ चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है आप ये कहते हैं तो हम देखते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मिन्नत समादत की, लेकिन उन्होंने कहा हमारा जो कंट्रोल रूम है जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इस पर बात करेंगे, ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे क्योंकि ये आपका जो फॉर्म बनेगा उसके ऊपर साइन हुआ है। पहले कोई प्रोसीजर आप लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि होता क्या है, तरीका क्या है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। इसमें सूरत हाल कुछ इस तरीके से होती है कि एक्चुअली तो ये बोर्ड पहले दिया करता था राइटर, ठीक है, लेकिन बोर्ड क्योंकि इस जो जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं पा रहा था तो उस पर यह हुआ कि ब्लाइंड बच्चों ने खुद ही जो है वो राइटर तलाश करके और उनकी डॉक्यूमेंटेशन बनाना शुरू करी थी इंटर बोर्ड से और मैट्रिक बोर्ड से। तो उस पर इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड ने ये बात कही थी कि आप जिस क्लास का पेपर दे रहे हैं राइटर आपका उससे छोटी क्लास का होना चाहिए। सही। अगर आप मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं तो जो बच्चा जो राइटर है वो 8 क्लास का होना चाहिए। अगर आप इंटर का पेपर दे रहे हैं तो जो राइटर है वो मैट्रिक का होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर जो है ये इंटर बोर्ड की तरफ से था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन बच्चों को ये प्रोसीजर पूरा पता नहीं था। सही है, इनको पता नहीं थी ये बात। ये मैट्रिक बोर्ड गए, सॉरी इंटर बोर्ड गए ये, और ये दरअसल अपने राइटर के डॉक्यूमेंट्स लेके गए जो कि ऑलरेडी इंटर किया हुआ था। सही सही। उन्होंने कहा कि अलाउ नहीं, उन्होंने कहा अलाउ नहीं है, लेकिन जब वो मैट्रिक वाला लेकर गए तब भी तो उन्होंने बैठने नहीं दिया। ये थोड़ी सी गलती असल में इसलिए हुई कि खुद मैट्रिक के जो लोग थे, जो सॉरी इंटर बोर्ड के जो वहाँ का स्टाफ था, उनको ये बात नहीं पता थी, और जिसकी बेस पे सारी गलती हुई है, सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो वहाँ से हुई है। वहाँ पे उनको ये बात पता होनी चाहिए थी कि जो राइटर है ये मैट्रिक किया हुआ है, बेशक सब अच्छा वो ये कह रहे थे कि जी हमारे पास रूल ये है कि फ्रेश मैट्रिक होना चाहिए, जबकि रूल फ्रेश मैट्रिक का नहीं है। रूल ये है कि मैट्रिक किया हुआ होना चाहिए, इंटर में अपेयर ना हो। लेकिन वो फ्रेश मैट्रिक इसलिए बोलते हैं कि वो ये बात कंफर्म नहीं कर सकते कि मैट्रिक के बाद इन्होंने इंटर किया है या नहीं किया। तो वो कहते हैं कि 2019 में या 2018 में मैट्रिक किया होगा तो फिर जारी बात है इंटर तो उसने नहीं किया होगा। सेंटर में जो कंफ्यूजन हुई आप ये उसके बारे में बता रहे हैं। एग्जैक्टली। हम इसी सिलसिले में ना बात कर लेते हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड हमको ज्वाइन कर रहे हैं, इनाम साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। इनाम साहब, ये मामला आपकी नज़र से गुजरा, इसके बारे में कुछ मालूमात है आपको? देखें, ये हम हर साल हमारे बोर्ड के इम्तहानात में तकरीबन 2 लाख बच्चे अपीयर्स होते हैं और इनमें अक्सर बच्चों के साथ इस तरह के हादसा पेश आ जाते हैं। मसलन किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या कोई और मसला हो जाता है, तो बोर्ड की तरफ से इनको ये फैसिलिटी हासिल होती है कि वो अपने साथ एक राइटर रख सकते हैं। इसकी परमिशन बोर्ड से ले लें और हम उनको दे देते हैं। इसी तरह से ये जो बच्चे हमारे बैठे हैं यहाँ पर, इनको भी ये फैसिलिटी हासिल है कि ये अपने साथ राइटर रख सकते हैं और ये इनको बोर्ड इनको परमिशन दे देता है राइटर रखने की। अब देखें, एक बच्चा अगर किसी के साथ हादसा हो जाए, किसी का फ्रैक्चर हो जाए, वो तो एक दिन पहले आके बोर्ड में ये कहेगा कि जी मुझे राइटर नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये मसला हो गया है, अचानक हुआ है ये। मगर इनके साथ ये मसला नहीं है, इन्हें हफ्ते 15 दिन पहले आके राइटर के लिए अप्लाई करना चाहिए था। ये लोग एक दिन पहले आते हैं। अच्छा, जो बोर्ड के जो रूल्स हैं उसके तहत राइटर के लिए लाजमी है कि वो मैट्रिक पास हो, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का इम्तहान दे रहे हैं।
और मैट्रिक फ्रेश किया उसने, अभी 19 का इम्तहान दे रहे हैं तो 18 में उसने मैट्रिक किया हो या 9th किया। अब इनको जो है ना, हम ऐसे बच्चों को राइटर के तौर पे अलाउ नहीं कर सकते जिसने जो है ना 2016 में मैट्रिक किया हो, हमें नहीं पता कि उसने बाद में इंटर किया या कहीं और दाखिला ले लिया है, या इसी तरह ओ लेवल के बच्चे को भी हम इनके लिए राइटर के तौर पे अलाउ नहीं कर सकते। ये वाजे है, ये रूल वाजे है कि फ्रेश मैट्रिक किया हो तो ही इंटर के बच्चे के साथ बतौर राइटर बैठ सकता है, ये वाजे है? जी जी बिल्कुल, ये रूल्स है बोर्ड्स के कि उसको जो है ना बिलो होना चाहिए क्वालिफिकेशन, इनकी क्वालिफिकेशन से। और हमेशा से यही हो रहा है कि जो होते हैं इनकी जो बिनाई से महरूम बच्चे हैं ये खुद अरेंज करते हैं। जी जी बिल्कुल खुद अरेंज करते हैं, बोर्ड सिर्फ इनको परमिशन देता है, इनको खुद ही अरेंज करना होता है राइटर को, और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से ही होता है। दूसरा ये कि जब इनको पता था कि हमें राइटर की ज़रूरत है तो उन्हें 15 दिन पहले आना चाहिए था ना, ये अचानक इनके साथ तो कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हो गया कि ये अचानक इनको राइटर की ज़रूरत पड़ गई। थोड़ा सा इस मामले को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि जो बीनाई से महरूम है ऑलरेडी उसके साथ थोड़ी सी नरमी बरती जाए, उसको मौका दिया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप बैठे तो इसीलिए है ना कि तालीम का फरोग हो, और तालीम सबका हक है, तो इनको थोड़ी सी सहूलत तो मिलनी चाहिए। नहीं थोड़ी नहीं, जो रूल्स में दी गई है सहूलत वही हम देंगे ना। तो रूल्स चेंज किसने करने हैं, बनाने किसने? मैं स्पेसिफिकली इस रूल की बात नहीं कर रहा कि फ्रेश मैट्रिक वाली, मैं बात ये कर रहा हूँ कि सर हम इन बच्चों को उसी तरीके से जांचते ही क्यों है? सर दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सिस्टम अब चेंज हो रहा है, अगर वो नहीं लिख सकते खुद से तो व्हाई डू दे हैव टू फाइंड अ राइटर? आप सिस्टम बदलते क्यों नहीं है कि उनके लिए कुछ ऐसा निज़ाम आप लेकर आएँ, उनके अपने जैसे ब्रेल सिस्टम है और मामलात होते हैं कि उनका जांचने का तरीका बदल दिया जाए ताकि इनको दिक्कत ना हो, राइटर ढूंढना ना पड़े, परेशानी ना हो। तो इसके लिए देखें इन्हीं के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें कोई प्रपोजल तजावीज़ पेश करें कि आपने मांगी कभी, आपने प्रपोजल्स मांगी? नहीं, हाँ देखें ये लोग बताएंगे ना कि किस तरह से इनके एग्जामिनेशन। सर इनकी तकलीफ, इनका दुख आप नहीं समझ पा रहे? ये फरमाइएगा हर साल पेपर्स में हर साल कितने स्टूडेंट्स ऐसे अपीयर होते हैं एग्जाम्स में कि जो बीनाई से महरूम होते हैं। एक्सीडेंट्स को हटा के पूछ रही हूँ मेरे पास इस वक्त, हाँ देखें इस वक्त हमारे पास फर्स्ट ईयर में 96 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं और सेकंड ईयर में 79। ये 2018 का मैं बता रहा हूँ। सर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स तो नहीं है, तकरीबन ये थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इनके लिए तो कुछ ना कुछ करना आसान है। ऐसी बात नहीं है, ये भी मुश्किल है। राइटर तो इनको 15 दिन पर। सर मैं तो अब राइटर की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो राइटर की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो उनकी परेशानी की बात कर रहा हूं। दिस कुड बी यू एंड मी एज वेल, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है मसला और परेशानी। तो इनकी लाइफ चैलेंजिंग है और हमने वो चैलेंजेस खत्म करने हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। तो बोर्ड क्यों नहीं सोचता, बोर्ड क्यों नहीं देखता कि इस सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहिए स्पेसिफिकली इन बच्चों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए? मैं देखें इनकी आसानी के लिए अभी मैं आपको इस साल हमने कराची से बाहर हैदराबाद और राशिदाबाद में इनके लिए सेंटर्स स्पेशली बनाए हमने। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इनको हर तरह से आसानियां पैदा की जाए। वो जो स्पेशल सेंटर्स हैं वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं सर, जरा अगर नाज़रीन को बता सकें। देखिए इस वक्त बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कराची से बाहर रहते हैं और उन्हें इम्तहान देने के लिए इससे पहले कराची आना पड़ता था, मगर इस साल वज़ीर आला हमारे जनाब सैयद मुराद अली साहब ने हिदायत दी कि इनके सेंटर्स हैदराबाद में और राशिदाबाद एक जगह है वहाँ बनाए जाए। तो हमने वहाँ सेंटर बनाए इनके लिए, बच्चों के लिए, ताकि उनको कराची ना आना पड़े, उनको वहीं बैठ के इम्तहान। तो हर तरह की सहूलत इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर जहाँ तक राइटर का मसला है, जो बच्चे कराची में जी ये भी वहीं जाएंगे? नहीं, कराची वाले कराची में देंगे और जो बाकी जो सेंटर है वहाँ पर इनके लिए सहूलत हो, इनकी समझने वाला हो, इनके साथ में इनको ऐसे ट्रीट नहीं करे कि नहीं जी ये तो हमारे पास है, वो इनको अवेयर भी नहीं करे, चीज़ें बताए भी नहीं। देखिए ये बिल्कुल ना एक अलग बात है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आपको जो करना चाहिए था अब तक, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इनके हिसाब से सिर्फ सेंटर नहीं बने, इनके लिए दीगर सहूलत भी हो। मेरे लिए लिखना आसान है, आपके लिए पढ़ना आसान है, इनके लिए दोनों काम मुश्किल है। नहीं, बोर्ड तो इनको हर तरह की सहूलत प्रोवाइड करते हैं। सर राइटर ही प्रोवाइड कर देते तो ये सहूलत सबसे बड़ी सहूलत हो जाती। सर आप कह रहे हैं बहुत सहूलियात प्रोवाइड करते हैं।
अगर आप कह रहे हैं 70 या 90 स्टूडेंट्स हैं तो सर राइटर प्रोवाइड करना तो एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, इस साल हमने 60 से ज़्यादा परमिशन दी हैं राइटर्स की बच्चों को, तो ऐसी बात नहीं है कि हम किसी को रुकावट डाल रहे हैं राइटर्स में। राइटर्स तो ये खुद लेकर आए ना अपने साथ, हम अगर उनको परमिशन। ठीक है सर नादिर एक स्टूडेंट हमारे पास है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी नादिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि सर हमने राइटर की परमिशन दी है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ जो बोर्ड में किया गया, उन्होंने कहा है कि सर हम आपको राइटर की परमिशन नहीं दे सकते जब तक आप फ्रेश नहीं लाते। आप मुझे एक बात बताएं, फ्रेश मैट्रिक का बच्चा जो अभी अपने एग्ज़ाम दे के ही फ्री हुआ है, क्या वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे पाएगा और उसकी राइटिंग और उसका क्या है? हमने जब भी पेपर दिए हमें ये पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक राइटर, मैं जितना बोल रहा हूँ, मैंने एक लाइन लिखवाई, वो अपनी तरफ से एक अगली लाइन लिखवा देता है, क्योंकि बोलने में और लिखने में बहुत फ़र्क है। मैं बोलता चला जा रहा हूँ, वो लिखता चला जा रहा है। जब उसने मुझे रीड करके सुनाया तो जो मैंने लाइनें बताई थी वो उसमें से मिसिंग है। अब इसमें जो पेपर रुक गया, जहाँ कुछ हुआ, जहाँ कुछ भी कमी आ गई, जहाँ नंबर्स मार्क्स वगैरह कम आए, इसकी क्या है? इनाम साहब, हाँ जी बताएं क्या। और दूसरी बात ये कि सर राइटर हमारे साथ नहीं कर सकता सही तरीके से, मतलब कि राइटर कुछ ऐसे मिलते हैं जो कि सही होते हैं, जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हमने जो है हमने बच्चों को परमिशन दी है, सर मैं बता रहा हूँ कि आज का भी पेपर हमारा निकल गया है, कल भी निकल गया है। मैं सुबह जब मेरा पेपर था तो मैं पेपर से पहले मुझे बुलाया गया कि आप 7 बजे आइएगा, आपके जो फॉर्म पर जो है साइन होनी है, आप 7 बजे आइएगा। अभी जो है हमारे कंट्रोलर जो रूम में ऑफिसर्स बैठते हैं वो चले गए। तो ये हुआ कि मैं जब वहाँ सुबह पहुँचा, क्योंकि मेरा 8:30 बजे पेपर था, मैं वहाँ पहुँचा, ट्रैफिक भी बहुत है, तो तकरीबन मैं वहाँ पहुँच चुका था 7:30 बजे, पौने 8 बजे तक। लेकिन जो मेरा फॉर्म बनाया गया उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। उन्होंने वो पेपर दोबारा, जो कि मुझे 6, सवा 6, 6:30 बजे तक खड़ा किया गया इंतज़ार में कि भाई आपकी चीज़ें पूरी नहीं है, राइटर हमारे जो कंट्रोलर है वो नहीं है, आपका फॉर्म बना दिया है। बहुत मुश्किल को और बहुत कहीं कोई सहूलत नहीं है, कहीं भी आपके साथ में उस तरह कोऑपरेट नहीं किया गया जैसे करना चाहिए था। बिल्कुल, असल में थोड़ी सी मैकेनिज्म पे बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में हम इस पर ज़्यादा बहस करें, इससे बेहतर है कि हम इस मैकेनिज्म पे बात करें कि यकीनन अगर हम आज पंजाब में देखते हैं तो पंजाब में ब्रेल सिस्टम आ चुका है। सही है, एग्जैक्टली इसी तरीके से पूरी दुनिया की हम बात करते हैं तो वहाँ मैकेनिज्म चेंज हो चुका है। इसी पर हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नाम साहब, एक तो मुझे बताइएगा नादिर का जो मौक़िफ़ है कि वो परेशान हुआ, पहले गया तो उसे फॉर्म में ये नहीं है वो नहीं है, खड़ा रखा गया, नेक्स्ट डे अर्ली बुलाया गया, चलो ठीक है 15-20 मिनट का वो लेट पहुंचा, बट उसे उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा सका। तो सर ये तो बहरहाल जिम्मेदारी थी बोर्ड की। जी मैं अब ज़रा इस बात को क्लियर कर दूं। देखिए, ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं इन्हें ये नहीं बताया गया था कि इनको राइटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले नहीं आ सकते थे। मैं उनसे पूछ लूंगी। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं, से हम पूछ लेंगे, उन लोगों से हम पूछ लेंगे। सर आप बताइए आपने अपने एंड से क्या किया है, वो बताइए आप हमें। अच्छा, दूसरा ये जो नहीं मैं बता, एक मेरी बात के लिए मुकम्मल होने दीजिए। दूसरी बात यह है कि हमारे बोर्ड में इम्तहानी जो एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर्स हैं या दूसरा अमला है, वो सारी रात वहाँ पर पेपर प्रिंट करता है। तो ये अपनी गलती नहीं मान रहे कि हम 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं आए, 15 दिन पहले क्यों नहीं आए, हमारे स्कूल या कॉलेज ने हमें राइटर के बारे में क्यों नहीं बताया। क्या ये सब लोग, ये कोई आज पहली दफा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुके हैं। ऊपर बात आ गई, जिन्होंने सारी रात काम किया वो घर चले गए, मान लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने सारी रात काम किया उसको दिन में आराम का मौका मिलना चाहिए। ये फरमाए सारे के सारे लोग चले गए, दिन में कोई नहीं था वहां पर फैसिलिटेट करने के लिए। एक स्टूडेंट जाता है जो बिनाई से महरूम है, वो जाता है परेशान रहता है, खड़ा रहता है। हमारे सामने ये एक है, आपके सामने हम एक को ला सकें। मैं तो इस वक्त ये सोच रही हूँ कि 2-4 और भी होंगे सर। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, हमने तो बहुत सारे बच्चों को राइटर्स की परमिशन दी है, अलाउ किया है। ये 3 बच्चों का मसला नहीं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास 60-70 से ज़्यादा हमने राइटर, किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा इनाम साहब, अगर आप इम्तहान से 1 दिन पहले आएंगे तो परेशानी तो इनाम साहब मुझे आप ये बता दें, जो स्टूडेंट्स परेशान हैं जिनका पेपर मिस हो गया, क्या बोर्ड दोबारा पेपर लेगा उनका? नहीं, देखें ये तो अब दोबारा इम्तहान लेना तो मुमकिन नहीं होता इनको। सर ये फैसिलिटेट कर रहे हैं सर आप इनके अपने स्कूल कॉलेजेस की गलती है सर। फैसिलिटेट तो बहरहाल हमने करना है। नहीं गलती अगर आप कह रहे हैं, मान लिया हो गई होगी, भूल गए, नहीं कर सके, देर से गए, अमला नहीं था, जो भी था मामला, तो सर बोर्ड अब तो सोच सकता है जो स्टूडेंट्स रह गए उनको फैसिलिटेट किया जाए, पेपर दोबारा ले लिया जाए। अभी भाई ये अभी राइटर लाएं, बाकी पेपर तो दें। बाकी पेपर तो इनके कोई एक दिन का इम्तहान तो नहीं था, इम्तहान तो अभी चल रहे हैं।
ये परमिशन ले ले, बाकी पेपर में तो अपेयर होना ही है। सही। इनाम साहब आप साथ मौजूद हैं, बस लास्टली मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट से बात करूँ। गुलामुद्दीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो सर एक्सक्यूज भी, अगर हमारे 2 ये पेपर रह जाएंगे तो ये हमारा 1 साल हो गया ज़ाया, तो इसके कौन जिम्मेदार है? सही है। इनाम साहब ये सवाल है इनका, कौन जिम्मेदार होगा किस चीज़ का? सर अगर साल ज़ाया हो जाएगा, इनके स्कूल जिम्मेदार है, इनके कॉलेजेस देखे इनके स्कूल और इनके कॉलेजेस जहाँ इन्होंने एडमिशन लिया था वो जिम्मेदार हैं। क्या उन्होंने इनको गाइड नहीं किया था कि ये इम्तिहान किस तरह से होता है इनका? अच्छा देखिए, ये जहाँ पे नादिर पढ़ रहे हैं तो इस्लामिया कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज को तो नहीं पता, वहाँ ना किसी टीचर को पता है ये बात। सही है, ये कोई स्पेशल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे। नहीं, देखिए स्कूल कॉलेज तो जिम्मेदार इसलिए नहीं हो सकते। देखिए जी, जो इस्लामिया कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज एक नॉर्मल कॉलेज है, हमारे पास वो स्पेशल कॉलेज नहीं है। अब वहाँ के ना टीचर्स को ये बात पता है कि इनको राइटर देना होता है और राइटर के क्या प्रोसीजर्स हैं, उनको नहीं पता होता। ना ही इस्लामिया कॉलेज के स्टाफ को ये बात पता है। तो डेफिनेटली जब उनको तो ये बात पता ही नहीं, स्पेशल कॉलेज में है नहीं है। ये नाम सब जिस तरह सवाल है, मैट्रिक में भी तो ऐसे ही हुआ होगा। रखा था नहीं रखा था इन्होंने मैट्रिक में? बिल्कुल, ये स्कूल था, ब्लाइंड स्कूल में था। ब्लाइंड स्कूल के सारे उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन करके दे दी इनको। सही है, अब उनको तो इस बारे में डॉक्यूमेंटेशन का पता ही नहीं था। इस्लामिया कॉलेज जब ये इंटर में आया तो इस्लामिया कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया है। अब वहाँ के स्टाफ को या वहाँ की मैनेजमेंट को तो नहीं पता कि इनके इसलिए इनाम साहब अगर अभी ये जाएंगे तो क्या अमला होगा जो कि फैसिलिटेट करेगा कि कोई राइटर लेकर जाएंगे तो फौरन तो अप्रूव किया जाएगा ताकि जिन जो पेपर रह गए एटलीस्ट वो दे देंगे? वो तो दे देना, ये बाद में इनको फैसिलिटी सप्लीमेंट्री इम्तिहान की होती है, वहाँ दे सकते हैं ये लोग। आए तो सही ना ये। ठीक है इनाम साहब, बैठ के मसला तो हल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा मसला हल नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि थोड़ा सा निज़ाम पे भी सोचना चाहिए। आपने ये तो कहा कि हमें फैसिलिटेट करना है, लेकिन करना किस तरीके से है उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जब हर तरफ निज़ाम बदल रहा है, पंजाब में निज़ाम बदला हुआ है, मतलब कहीं और हम नहीं जा रहे, तो वाई नॉट इन सिंध। एनीवेज, थैंक यू सो मच। इनाम साहब आप मौजूद थे और तीनों स्टूडेंट, नादिर, गुलामान, आपका भी शुक्रिया। लेकिन जिस तरह सर ने कहा कि जो पेपर्स रह गए हैं एटलीस्ट वो दे दीजिए ताकि उसके बाद जो सप्ली वाले पेपर्स हैं उनको देखा जाए, क्योंकि बहरहाल गलती जिससे भी हो गई, स्कूल ने ना बताया, इंतजामिया ने ना बताया, कॉलेज ने ना बताया, गलती हो गई, लेकिन इसको सुधारना है और आगे चलकर हम डेफिनेटली विल टॉक अबाउट द सिस्टम कि ये बदलना चाहिए। साल भी आपका बचना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को दौड़ भाग करनी पड़ेगी। हम जरा जल्दी से एक खबर दे देते हैं। डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंटर बैंक में डॉलर 6 रुपए 61 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 148 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है। तो इसी बारे में बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ खान, कल हम और आप बात कर रहे थे डॉलर कहां तक जाएगा, अब क्या यहां पर भी रुकेगा? जी, आज के लिए बड़ा सवाल उठ गया है कि जो रुपए की कदर में दबाव देखा जा रहा है। आज इंटर बैंक मार्केट जो सबसे अहम मार्केट है, वहां पे डॉलर जो है 6 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ है, रुपए की कदर में नुमायां हुई है, जिससे डॉलर जो है मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 148 रुपए पर पहुंच गया है। इसकी जो असरात हैं बहुत ही मनफी आएंगे, क्योंकि IMF के पास जाने के बाद रुपए की कदर में कमी की बातें की जा रही थी, वो नजर आ रहा है। और जो इम्पैक्ट नजर आया जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे हैं, तो 6 रुपए 61 पैसे महंगा होने से तकरीबन 500 अरब से ज्यादा के कर्जे बढ़ गए, जिसका बोझ आया है। और ये बोझ जो है किस तरीके से हुकूमत उतारेगी, क्योंकि इसकी वजह से जो तमाम दरामदात जो है महंगी हो जाएगी। जो पाकिस्तान इम्पोर्ट कर रहा है चीजें जो यहाँ इस्तेमाल करने के लिए, वो $1 पे 6 रुपए 61 पैसे इजाफी देना होगा, उसका बोझ आवाम पर आएगा। अब इसका जो महंगाई पे जो असर आएगा वो भी देखना होगा, क्योंकि प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करेगा आवाम की जेबों पे भी, और महंगाई की रफ्तार में भी नुमाया इजाफा होगा। अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में, डॉलर की ऊंची उड़ान के बारे में, कि डॉलर महंगा हो गया और इसके साथ साथ बहुत कुछ महंगा होगा। अब हुकूमत को भी परेशानी होगी, आम आदमी को भी परेशानी होगी। आम आदमी जिस महंगाई के तूफान की बात कर रहा था, अगर ये है कि उससे जो खौफ था अब वो सच होने वाला है, हो रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। मुल्तान किला कोना कासिम बाग में वाक़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी में मुनासिब देखभाल ना होने के बायस जो कीमती किताबें थी उनको दीमक चाट कर इमारत खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है। रिपोर्ट तैयार की अमजद मलिक ने, आपको दिखाएंगे। इल्म के खजाने को दीमक लग गई। मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी कासिम बाग में मौजूद नायाब कीमती किताबों को इंतजामिया की गफलत के बायस दीमक चाटने लगी।
कुतुब बिन मोहम्मद आरिफ लाइब्रेरी में किताब लेने आए तो मायूस हो गए। मैं रहीकुल मखतूम किताब ढूंढने के लिए आया था, जो काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिली। यहाँ पे किताबों को ढूंढने के लिए प्रॉपर कैटलॉग मुरतब नहीं किया गया और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्द भी जमी हुई है। कुतुब बिनों की तादाद में वाज़ेह कमी होने से भी लाइब्रेरियों और इनमें मौजूद किताबों का हाल ख़राब हुआ। पुरानी किताबें जो इस वक्त नायाब हैं उनके वो एडिशन भी हमें नहीं मिलते हैं और अगर किताबों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसे पढ़ेगा नहीं, तो लाज़मी सी बात है कि उसकी सफाई की तरफ या किताबों की अलमारी को किसी तरतीब की तरफ, उनकी तरफ कोई इंतजामिया की तवज्जो नहीं है। लाइब्रेरी की इमारत में जगह जगह दरारें पड़ गई, जबकि लाइब्रेरी में रखी कुर्सियां और सोफे भी टूट फूट का शिकार हैं। जिला इंतजामिया शहरियों में ज़ौक़ कुतुब बढ़ाने के लिए तमाम लाइब्रेरियों को अपग्रेड कर रही है। इस हवाले से इस लाइब्रेरी के अंदर भी खुसूसी फंड जारी करके इसकी एक्सटेंशन भी की जाएगी और किताबों को महफूज करने के लिए स्पेशल प्लानिंग भी की जाएगी। इल्म की शमा को रोशन करने वाली नायाब किताबें इंतजामिया की बेहिस्सी की दास्तान सुना रही हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। मुल्तान की लाइब्रेरी कीमती किताबों को दीमक चाट गई। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया लोगों के हाथ में, क्या ये भी दीमक का किरदार अदा कर रहा है? क्या सोशल मीडिया लोगों को किताबों से दूर कर रहा है? अपनों से ही नहीं, किताबों से दूरी ये भी हो रहा है। डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ हैं। वेलकम टू नया दिन सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं तो ना ये इस रिपोर्ट के मनाजिर देख के, किताबों को देख के मैं तो तड़प गई बुरी तरह से। किताब का अल्टरनेट कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ दूसरा। मोबाइल, सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम तो ये पढ़ते हैं, ये सुनते हैं, लेकिन अब ये नए ट्रेंड्स हैं। आप इस सबको कैसे देखते हैं? पहली चीज़ ये है कि किताबों पे दीमक इसलिए लग गई और ख़त्म हो गई कि किताबें किसी ने इस्तेमाल नहीं की। सबसे पहले दीमक लगती है इंसानी जहन को। जब वो जहन तैयार ही ना हो किताब पढ़ने के लिए, तो फिर किताबें रखी रखी दीमक चाट जाएगी। तो प्रॉब्लम किताबों का नहीं है, प्रॉब्लम यह हमारी सोच का है। और ये सोच बतदरीज पिछले 15-20 साल में, बिलखुसूस पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी 2 हफ्ते पहले अपनी बेटी के साथ लंदन था, तो हम लोग ट्यूब में थे, तो मैंने देखा कि वहाँ के जो 2 लोग बैठे हुए थे हमारे कंपार्टमेंट में, उसमें से आधे लोग करीब किताब पढ़ रहे थे और आधे जो है वो अपने मोबाइल पे कुछ पढ़ रहे थे। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा आज से 10-12 साल पहले सारे किताब पढ़ते थे, मगर फिर भी एक अच्छी बात थी कि कम से कम ये अपने मोबाइल फ़ोन पे भी पढ़े। ये मैं पूछना भी चाह रहा था, ये भी तो पॉसिबिलिटी है और ऐसा होता भी है, क्योंकि अब ऐसा दौर है कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स हैं, उसमें पूरी पूरी बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, आप पढ़ते जाते हैं। जिसने किताब पढ़नी है उसने पढ़नी है। देखिए, एक चीज़ किताब से रिश्ता हो रहा है, मैं आपको बताऊं, चूँकि हमारा ताल्लुक दिमाग से, जहनी इंसानी जहन से, जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब को आप छूते हैं। ओके, वो किताब एक मखसूस राइटर की होती है, ठीक है ना। जब आप किताब को छूते हैं तो ये जो लम्स होता है हाथों का किताब के साथ, ब्रेन में एक एसोसिएशन पैदा करता है, एक ताल्लुक पैदा करता है। फिर आप जब उस किताब को पढ़ते हैं तो आप इतने जज्ब हो जाते हैं कि वो कैरेक्टर या जो भी स्टोरी लाइन चल रही होती है उसमें आप अपने आप को पाते हैं, जैसे यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, व्हाटएवर दैट इज हैपनिंग, चाहे कोई भी किताब हो। अब ये जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, इसमें वो चीज़ नहीं होती। पहली चीज़ तो है कि वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो पता भी नहीं है कि सही भी है या नहीं, बीच में कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। फिर एक आप अगर कोई वेबसाइट खोले या कोई भी चीज स्क्रॉल करे तो उसमें कई मल्टीपल चीजें हो सकती है। तो वो जो ताल्लुक बनता था ना, वो ताल्लुक नहीं बनता। आपको नॉलेज तो मिल जाती है, ताल्लुक नहीं बनता। तो अब खैर मसला ये है कि अब हम क्या करेंगे, दुनिया तब्दील हो रही है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। पता है, अभी एक खातून ने नासा की जॉब छोड़ी और उन्होंने लाइब्रेरी शुरू की, तो ये वहाँ पर भी बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, जहाँ पे किताब पढ़ने का चलन बहरहाल है। तो हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो कम से कम किताब के इल्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पेपर ही रहे, लेकिन वो चीज़ें चेंज होती रहे। चेंज तो बाहर भी हो रहा है, मगर हमारे यहाँ देखिए, किताब का ताल्लुक लिखने वाले से होता है। अब वो चाहे वो अदीब हो, कोई शायर हो, कोई भी हो, इनकी अपनी लाइफ में क्या सहूलत है इनके पास। किताब, अब मैं आपने बताऊँ, मेरी दूसरी किताब, मैं जब गया, पहली किताब मेरी इंग्लिश में थी, पेबल्स ऑन द बीच, वो सारी हो गई, सोल्ड आउट हो गया, रूनुमा होगी, सब कुछ। दूसरी किताब के लिए जब मैं पब्लिशर के साथ बैठा था, उसने कहा, डॉक्टर साहब आप इंग्लिश में किताब ना लिखे, उर्दू में लिखे। मैंने कहा क्यों? कहता पाकिस्तान में इंग्लिश पढ़ता कौन है? मेरा पब्लिशर कह रहा है पाकिस्तान में किताब बिकती नहीं है, और अगर बिकेगी भी किसी हद तक तो उर्दू की, तो किताब पूरी उर्दू में लिखनी पड़ी। अब देखिए, ये हमारी जहनी सतह और हमारी इल्म का आलम है कि हम बहैसियत कौम जो है, मैं अब क्या बताऊँ, कुछ चीज़ें अजीब सी लगती है बताते हुए। आप टीवी शोज़ देख लें, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। किसी ज़माने में शो होते थे जहां आप जनरल नॉलेज की बुनियाद पे इनाम
मिलता था जी जी जी। अब तो नहीं मिलता ना। वो कसौटी के दौर गए। कसौटी के दौर गए। बस कहते हैं इनाम दे दो तो दे दे। नहीं, आप कुछ भी करवा लो, आप इनाम ले लो अगर आप वो कर सकते हैं तो। अब मतलब किसी का वजन ज्यादा उसको मोटरसाइकिल मिल जाती है, कोई डांस कर ले उसको मोटरसाइकिल। तो वो जो इल्म से ताल्लुक था वो इल्म से ताल्लुक ख़त्म हो गया और ये बड़ा ख़तरनाक है। बिकॉज आने वाले वक्तों में अभी भी आप देख रहे हैं कि आपके तालिब इल्म चीटिंग करके पास हो रहे हैं। तो जब चीटिंग अवेलेबल है तो किताब की ताल्लुक क्या आपका कोई नहीं, आपको पढ़े लेके जाने, पैसे खिलाने, इम्तिहान में पास हो गए। हालांकि वो फर्रा भी हाथ में है लेकिन उसको पढ़ना हो शायद वहाँ पर भी नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं रही। पढ़ने की आदत थी। मेरे ख्याल में करना ये चाहिए कि माँ बाप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मगरिब के पास तो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, वसाइल है, हमारे पास बहुत कम है। तो घर के अंदर अब अगर बच्चे को पहला गिफ्ट देता है या दूसरा गिफ्ट होता है तो किताब दे, फिर इस किताब को साथ माँ बाप बैठ के बच्चे के साथ वो किताब पढ़े, उसको सुनाए ताकि बच्चे का ताल्लुक उस किताब से पैदा हो। माओ के पास टाइम नहीं है, ड्रामे देख रही है, वालिद जो है वो पॉलिटिकल शो देख रहे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सच्चाई है, माशरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पेरेंट्स खुद किताब नहीं पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? उन्होंने पढ़ी होगी अपने ज़माने में, मगर बच्चों के साथ जो वक्त गुजारा जाता है जिसमें आप किताब के साथ बच्चे का ताल्लुक जोड़ते हैं वो वक्त आप नहीं गुजारते। खुद फ़ोन और बच्चे को भी फ़ोन। बिल्कुल। और गिफ्ट्स भी वो नहीं रहे। अगर तोहफा ही बच्चे को दे दें किताब का, कहीं ना कहीं वो खुद खोल ले, वो खुद पढ़ ले, इसका भी मौका नहीं देते। और तोहफा किताब का मिलता नहीं ना। अच्छा, बच्चा भी आप आदी हो गया, उसके दोस्तों के पास दूसरे तोहफे, अगर माँ बाप तोहफा देंगे तो गैजेट से दो गैजेट। तो हम गैजेट्स की कौम बन चुके हैं और ये बहुत बड़ा अलमिया, क्योंकि इल्म से जितनी दूरी हमारी होगी इतनी तनज़्ज़ुल का शिकार होंगे हम। तो हमें अपने दिल को नहीं, अपने दिमाग को आमादा करना है। दिमाग को आमादा करना है और ये जंग लग चुका है इसको, ये दीमक लग चुकी है इसके बाद। इसके बगैर का गुजारा नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बहुत बड़ी एक जहन साजी की मुहिम चलानी होगी और ख़ासकर मीडिया के ज़रिए कि जहाँ लोगों को मोटिवेट कि वो जाएं, किताबें पढ़ें। हम ढूंढते किताबें जब खरीदनी होती वेट करते हैं कोई सेल लगी हो किताब की 50% ऑफ। अच्छा, अब आप 50% ऑफ में वो किताबें ढूंढते हैं। जो पढ़ने का शौकीन होता है, जिसको किताब से मोहब्बत होती है, वो कीमत नहीं देखता, वो जाता अगर किताब पसंद है वो खरीद के दे देगा। मैं एक दफ़ा कई साल पहले की बात है, मैंने 2 जगह देखा, ईरान में देखा और इंडिया में देखा। मैंने जो लोकल ट्रेन स्टेशन होते हैं ना, विद इन द सिटी लोकल ट्रेन होती है, उनके स्टेशन होते हैं, हर स्टेशन पे कई स्टॉल्स होते हैं, उस पे किताबें। ब्रेक वो लोग कह रहे हैं। अच्छा, मैं बात सुनूंगी। वक्त खत्म हो गया, किताबें इतनी भरी पड़ी थी, सारी किताबें वो ट्रांसलेट करके सस्ते कागज में 12 रुपए की किताब, 10 रुपए की किताब, बताइए, और भरी हुई चाय खानों में किताब लोकल स्टेशन में। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा कैसी कौम है, तभी तो तरक्की कर रही है। क्या बात। चले फिर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। तो ब्रेक ले रहे हैं हम क्विकली, अगर पहले नहीं ली थी तो। जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। अहम खबर हमने आपको दी थी डॉलर की ऊंची उड़ान के बारे में, और अब इसके बाद मंदी का रुझान स्टॉक मार्केट में ये भी देखा जा रहा है। तो इसी की बात कर लेंगे। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ है। अशरफ खान, कितनी मंदी देखी जा रही है, कितनी कमी पॉइंट्स की देखी जा रही है यहाँ पर? जी, डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में अब तक जो है 480 पॉइंट की शदीद कमी हो गई है और 100 इंडेक्स 33,810 की सतह पर पहुंच गया है। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो रुपए की कदर में कमी हुई है उसकी वजह से महंगाई और दीगर जो कहाँ पे जाके मार्केट रुकेगी और डिस्काउंट रेट की अब बातें हो रही है, जिसकी वजह से सरमायाकार मोहताज हुए। गुज़िश्ता रोज ही तेजी देखी गई थी मुसलसल मंदी के बाद, लेकिन आज फिर जो है उसमें मंदी का रुझान हो गया और उसकी वजह से सरमायाकार जो एक तरफ बाइंग कर रहे थे, आज फिर जो है इस शेयर की फरोख्त देखी जा रही है। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। बहुत प्यारे प्यारे रंग है मेरे पास और आज किरण मैं जादू करूंगा। जादू करेंगे? यस। देखिए, आइडियाज मेरे पास आप बस ये बताएं, आप बस ये बताएं कि आपको क्या चाहिए। मतलब अगर मैं ये लाल शरबत थोड़ा सा, ईद का जोड़ा बना दो भाई। ईद का जोड़ा इन रंगों से रंग तो कर सकता हूँ, जोड़ा मैं नहीं बना सकता। लेकिन अगर ये आइडिया किसी ने किरण दे दिया कि इन रंगों से ईद का जोड़ा निकल के आ जाए तो बड़ा जबरदस्त काम है। नहीं, ये साइंसी आइडिया होगा। हाँ, ये साइंसी आइडिया हो सकता है। किस्मत जाग जाएगी अगर आपका ईद का जोड़ा इस तरह से मिल जाए तो हुकूमत अब नौजवानों को जो आइडियाज हैं उनको अमली जामा पहना सकेगी। और ये कहा गया है, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, मैंने नहीं कहा, मैं सिर्फ लैब कोट पहना हुआ है और कुछ चीज़ें मेरे सामने हैं, इससे आवाज़ आ रही है गुड़ 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 की, ये पानी उबलने की आवाज़ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं, वो नहीं कहते वैसे ऐसा कुछ भी। एनीवे, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तानी शेयरों को उनके आइडियाज रजिस्टर्ड कराने की हम पेशकश कर रहे हैं और साथ ही लिखते हैं
हैं कि अगर आपके आइडिया में दम हुआ तो सरमाया हुकूमत देगी। तो अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई आइडिया है, वो किरण आप वाला आइडिया नहीं होना चाहिए कि रंगों से जोड़ा बनना है, वो टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कोई आइडिया होना चाहिए। तो अगर ये आइडिया आपका ऐसा है जिसने मुतासिर कर दिया एक पैनल को, तो फिर आइडिया से मुतासिर होने पर 70 से 100% सरमाया दिया जाएगा। वैसे सिलिकॉन वैली का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही, लेकिन वहाँ पे नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, आइडियाज दिए जाते हैं और अगर आइडिया आपका क्लिक कर जाए तो फिर आपको बुलाया जाता है और सरमाया लगाया जाता है। होने जा रहा है शायद, हाँ होने जा रहा है साइंस फेयर। कब होने जा रहा है और आइडियाज किस तरीके से आप पुट इन कर सकेंगे, सब पर आज हम बात करेंगे। तो किरण, फवाद, चॉइस साहब लगता है चॉइस साहब ज्वाइन कर चुके हैं हमें। तो वेलकम टू नया दिन। सौदी साहब कैसे हो? अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारे पास आइडियाज तो बहुत होते हैं लेकिन वो साइंसी आइडियाज नहीं होते। तो अब ये बताइए कि ये जो साइंसी आइडिया कोई दे सकता है, तो उसके लिए आप लोग फेयर करने जा रहे हैं, ये कब होने जा रहा है सब कुछ, इसकी डिटेल बताएं ना हमें भी। देखिए, अगस्त को हम इंशाल्लाह डिक्लेयर कर रहे हैं मंथ ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बहुत कुछ और हम करने जा रहे हैं। उसमें दो चीज़ें और ये हैं कि एक तो पाकिस्तान में किसी ने भी कोई इनोवेशन की है, कोई भी ये समझता है कि उसकी एक ऐसी कोई इजाद है, ऐसी उसके पास टेक्नोलॉजी का आइडिया है जिससे फ़र्क पड़ सकता है सोसाइटी को, और वो शोकेस करना चाहता है, तो उसको हम जुलाई से इंशाल्लाह रजिस्टर करना शुरू करेंगे और अगस्त में वो अपनी जो इस्लामाबाद में सब पूरी कौम के सामने अपनी जो इनोवेशन है वो शोकेस कर सकेगा। दूसरा आइडिया ये है कि अगर आपके पास बिज़नेस आइडिया है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो हम आपको, गवर्नमेंट आपको फाइनेंस करेगी उस आइडिया को प्रमोट करने के लिए। यानी फवाद साहब, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास अगर किसी के पास कोई ऐसा आइडिया है, खातून है जो चाहती है कि आइडिया तो है मेरे पास लेकिन मुझे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, और एप्लीकेशन ज़ाहिर बात है वो अगर कोई बनाई जाएगी तो उस पर पैसे लगते हैं, फिर ज़ाहिर उस पर अगर आपको राइडर अटैच करने हो या फॉर दैट मैटर के और स्टेक होल्डर्स अटैच करने, तो वो उस पर पैसा लग जाता है। तो ऐसे आइडियाज़ पर भी काम किया जा सके, वो खातून भी दे सकेगी आइडिया, उस पर भी काम हो जाएगा, उस पर भी सरमाया लगा सकेगी हुकूमत। 100% बिल्कुल, आपके पास कोई भी आइडिया है आप वो आइडिया लेके आइए। और अगर हमारा जो पैनल है, पहला तो मैं ये भी कर रहा हूँ कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो हमारा इदारे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी आइडिया हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होगा उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी साथ ही महफूज हो जाए, ताकि ये ना हो कि किसी का आइडिया कोई ले उड़े। सो एक तो आइडिया जो है उसको लीगल प्रोटेक्शन देंगे। नंबर 2, वो आइडिया जो है अगर वर्थवाइल होएगा तो गवर्नमेंट उसको जो है वो 70 to 100% उसको फाइनेंस करेगी। और ये आइडिया किसका है इससे मुतालिक, यानी जो होने जा रही है ये सारी साइंस जो आप लगाने जा रही है, ये आइडिया किसका है? ये आइडिया मेरा है, ये आइडिया मेरा है। जबरदस्त आइडिया है, नो डाउट बहुत अच्छा इसी फेयर के ऊपर एक बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब इसके ऊपर भी दे दीजिएगा। एलिजिबल कौन कौन है इसमें हिस्सा लेने के लिए? हर पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी? कोई भी, हर पाकिस्तानी एलिजिबल है, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, वो आए और अपना शोकेस करे। और एक्चुअली फ्रैंकली हमने तो पाकिस्तान को कहेंगे जो डुअल नेशनल्स हैं, जो भी हैं, सब आए। ओके, अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये सिलिकॉन वैली वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऐसा है? सिलिकॉन वैली थोड़ा डिफरेंट था, उन्होंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड किया था, उस तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। हम जो अभी नई जो चाइना के साथ अभी हमारा CPEC 2 हुआ है, उसमें आपको मालूम है हमने टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने हैं। सो एक साइंस पार्क हमारा लाहौर में तैयार है ऑलमोस्ट, वो भी उसको हम ओपन करने जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करके साइंस पार्क्स बनाएंगे। देखिए, जो हम थर्ड वर्ल्ड के जो मुल्क हैं, हमारे पास तो और कोई चारा ही नहीं कि हम टेक्नोलॉजी के सहारे फर्स्ट वर्ल्ड में या डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर बराबर आ सके। तो अगर आप गुर्बत का ख़ात्मा चाहते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर आउटपुट चाहते हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल आउटपुट चाहते हैं, तो सवाए इसके कि आप टेक्नोलॉजी पर रिलाय करें और कुछ है नहीं। हमारा मसला ये है कि 7 टेक्नोलॉजीज़ जो आइंदा 10 सालों में जिनको डिसरप्टिव कहा जाता है टेक्नोलॉजीज़, वो दुनिया बदल देंगी, लेकिन हमारे स्कूलों में तो वो टेक्नोलॉजीज पढ़ाई ही नहीं जा रही। मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ाई जा रही, ड्राइवरलेस कार्स का हमें उस तरह का आइडिया नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कैसे कह रहे हैं नहीं पढ़ाई जा रही? देयर आर यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान जो पढ़ा रही हैं, जो उस पर काम कर रही हैं, बिकॉज हमने कई स्टूडेंट्स बुलाए जिनके प्रोजेक्ट्स थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक थे। तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है ऐसा काम?
नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये तो बहुत एक एलीट, छोटी सी एलीट क्लास है जिसके पास अवेलेबल है चीज़ें, वो बाहर भी पढ़ सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो दूर दूर तक कुछ नहीं है ऐसा। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बेसिक साइंस अभी तक उस तरह से नहीं पढ़ाई जा पा रही, टेक्नोलॉजी तो बड़े दूर की बात है। हमारे यहाँ जो इस वक्त हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका हाल तो बड़ा पतला है, लिहाजा हमने अभी ये किया है कि 1500 स्कूल पाकिस्तान में हमने गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है, उनको हम स्टेट ऑफ द आर्ट साइंस और टेक्नोलॉजी स्कूल्स बनाएंगे ताकि वहाँ से स्कूलों से जो बच्चे आएँ। बिल्कुल, लेकिन फवाद साहब, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ज़रिए तो हम जो स्कूल्स चलाए जाते हैं, कुछ दिन पहले हमने वहाँ से मुतालिक भी एक रिपोर्ट चलाई थी कि एक दूर दराज इलाका, वहाँ का स्कूल, वहाँ के बच्चों ने नासा की से जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो फ्रिक्वेंसी उन्होंने किसी तरह हासिल की और उसे प्रिंट किया। तो काम तो हो रहा है, ऐसा हम क्यों कहते हैं काम नहीं हो रहा या एलीट कर रही है? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका इत्तला बिल्कुल गलत है। किसी सरकारी स्कूल में कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा, अब आपने ये बता दिया कि हमें नए आइडियाज़ के ऊपर काम करना है, आप कहीं ना कहीं इस पे काम कर भी रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ के साथ में आ रहे हैं। कुछ हमारे पास पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उसे भी यूटिलाइज़ करना होगा। जैसे कि अरफा करीम के नाम से इमारत का संग बुनियाद रख दिया जाता है, फिर वो ऑपरेशनल होके नहीं देती। कुछ इस सिलसिले में भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री, आपके पास इस सिलसिले में भी कोई आइडियाज़ है? देखिए, टेक्नोलॉजी नहीं, और पहली बात तो फिर दोबारा सॉरी, आप कितना गलत है। आरफा करीम टावर में बहुत कुछ हो रहा है। आरफा करीम टावर में एक यूनिवर्सिटी कायम है, वहाँ इंक्यूबेटर सेंटर कायम है, वो पंजाब PITB वहाँ पर कायम है। वहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ टू बी फेयर विद, पहले वहाँ पे उमर सैफ थे, उन्होंने वहाँ पे बहुत काम किया। अब अजफर वहाँ पे हैं, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। सो एक्चुअली वहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरह से आरफा करीम टावर एक सेंटर बना है IT का, हमें मज़ीद IT की ज़रूरत है, मज़ीद साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जाहिर है कि आपको जैसे लैब्स अपग्रेडेशन आपको चाहिए। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे और हम लैब्स को अपग्रेड कर रहे हैं, आपको ये भी बताता चलूँ कि हम एक DNA की लैब भी ला रहे हैं। सो पाकिस्तान में लोग पता कर सकेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या था, वो आखिर किस खित्ते से उनके आबाओ अजदाद इस खित्ते में आए, कब आए, कैसे आए, उनका ब्लड कहाँ, ब्लड लाइन उनकी क्या है। सो इंटरेस्टिंगली आपको मालूम हो सकेगा अपने आबाओ अजदाद के बारे में, आपको अपने बारे में ज़्यादा पता चल सकेगा। सो इंशाल्लाह अनदर 6 to 8 months दैट DNA लैब विल आल्सो स्टार्ट। ज़बरदस्त DNA लैब। अच्छा सर, जब से आपने वजारत संभाली कुछ बयानात उस पर बहुत बहस भी हुई और बहुत सी बातें भी की गई, जैसे कि हबल टेलीस्कोप से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, ज़बान फिसल गई थी, आप डेलिबरेटली आपने ये कहा था। मीम्स बनते हैं, उनका क्या? अच्छा, मीम्स से आप एंजॉय करते हैं? नहीं, मीम्स बनते रहते हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग अच्छा फवाद साहब, सबसे इंटरेस्टिंग मीम कौन सी है जो कि आप जब देखी तो आपने लगा यार वाह, मतलब ये भी? रोज़ाना ही बड़ी इंटरेस्टिंग आती हैं। सुबह सुबह जो है वो कुछ लोग जो है वो मुझे भेज देते हैं, कईयों को मैं भेज देता हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आती है। यानी जो आप भेजते हैं मतलब आपको पसंद आती हैं। कोई एक तो बताएं फवाद साहब, कोई एक मीम जो कि आपको लगे ये सबसे मुनफरिद थी। बहुत सारी हैं जो मुझे मेरा ख्याल है कल मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मेरी मीम भेजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब ने मीम भेजी है आपको? अच्छा, क्या थी? खान साहब ने मुझे मेरी जो मीम भेजी है वो है कि शादी बच्चों का खेल नहीं लेकिन खेला बच्चों के लिए जाता है। और आगे लिखा होगा सेज फवाद चौधरी। अच्छा, वैसे ऐसी भी है जिसमें आपको बाकायदा न्यूटन बनाया गया ना, आपका पिक्चर ऐसा बनाया है उन्होंने, ऐसा भी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये फरमाइएगा ईद का चांद किसको नजर आएगा इस बार, आपको या रोयत हिलाल कमेटी वालों को? देखिए, ये मेरा इशू नहीं है। हमारा इशू तो ये है कि हमने आपके सामने एक मुआवनत जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो हम आपके भी सामने रखेंगे, काबीना के भी सामने रखेंगे, असम्बली के सामने भी रखेंगे, और हम आपको बताएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी क्या कहती है, क्योंकि इंतहाई प्रिसीजन से साइंस और टेक्नोलॉजी बता सकती है कि आपका जो चांद है वो एक्चुअली कहाँ पर इस वक्त विजिबल है। बाकी मानना ना मानना, उसको कबूल करना ना कबूल करना, ये तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है। कोई फोर्स तो नहीं किया जा सकता किसी के ऊपर, कोई अकीदा या मजहब या कुछ भी। सो हम तो अपनी मुआवनत दे रहे हैं, मुआवनत हम देंगे। आपको नहीं लगता कि इस मामले में
अभी तक जो इम्प्रेशन बना रहा, ये 2 ईदें हो गई या इसी तरह के मामलात हो गए, आप नहीं समझते कि कोई ऐसी कॉन्क्रीट बात आपकी तरफ से आनी चाहिए थी कि जिसमें इस मसले के ऊपर ये हो जाता कि थोड़ी सहूलत देखने में आती? आपके इल्म में होगा कि फिर आपकी बात के बाद बहुत सारी बहसें हुई और लोग अभी भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या रुयत हिलाल कमेटीज ख़त्म होने जा रही हैं? दोबारा ये अगेन नॉट माई प्रेरोगेटिव कि ख़त्म होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही हैं। हम तो आपको एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि चांद जब निकलेगा तो कहाँ कहाँ किस किस इलाके में विजिबल है या विजिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सिंपल है, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, नॉट रियली आई वुड से कोई बहस का मामला है नहीं है, साइंटिफिक प्रोसेस है। चांद और जो ज़मीन है वो अपने अपने मदार में घूम रहे हैं, जैसे कि कुरान पाक में भी है। तो जब घूम रहे हैं तो वो उनका जो घूमने का टाइम है वो मुकर्रर है। उस मुकर्रर वक्त के ऊपर उस चांद ने नज़र आना है, मुकर्रर वक्त के ऊपर ज़मीन का और चांद का रिश्ता जुड़ना है। सो वो जो जब वहाँ पे नज़र आएगा, हमारी जो मशीनें हैं, हमारी जो टेलीस्कोप हैं, वो एग्जैक्टली देख रही हैं, वो बता देती हैं फलानी जगह के ऊपर नज़र आ रहा है और चांद की पैदाइश से मुतालिक भी ज़रा सब कुछ पहले से कैलकुलेट हो जाता है फवाद साहब। बिल्कुल, तो यार मुझे ये बताएंगे, क्योंकि साइंसी दौर और इस पर चांद की पैदाइश से मुतालिक भी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो क्या अभी अब मालूम है कि इस बार कितने रोज़े होंगे? चांद से मुतालिक क्या आप पेशगोई कर सकते हैं? अभी कैलेंडर आया नहीं है, जो कैलेंडर आएगा तो फिर आपको बता सकें। तो कमरी कैलेंडर जो अभी तैयार हो रहा है, कब तक तैयार हो जाएगा? इंशाल्लाह 15वें रोज़े तक उम्मीद है कि हम उसको मुकम्मल करके तो उसको एक मीडिया ब्रीफिंग हम उस पर दे सकें। और ये कितने साल का तैयार हो जाएगा? अभी 5 साल का कर रहे हैं, 5 साल का कर रहे हैं। 7 ऐप तैयार कर रहे हैं कि अगर आप चांद देखना चाहें खुद, तो बजाय इसके कि आप छत पे चढ़ें और दूरबीन लगा के देखें, आप अपने मोबाइल ऐप को पुश करें और देखें। और ये ऐप आप कोशिश करेंगे कि मुफ्ती पोपल साहब भी इंस्टॉल कर लें? मुनीबुर रहमान साहब और मुफ्ती पोपल साहब दोनों को बुलाएंगे, उनको दिखाएंगे भी और मुतमईन करने की कोशिश भी करेंगे। वाह, बड़ी प्यारी कोशिश होगी, अच्छा लगा ये जानकर। ये फरमाइएगा, आपको पुरानी मिनिस्ट्री याद आती है या आप जहां पर हैं आप उसको एंजॉय कर रहे हैं? वो कहना चाह पुरानी गल्ला छोड़ो, मैं जहां पे होता हूं उसको एंजॉय करता हूं। आई मेक इट इंटरेस्टिंग वेयर आई एम। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या एक और खबर हम तक पहुंची थी, वो उसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड के हवाले से कि क्या क्रेडिट कार्ड खत्म हो रहे हैं और मोबाइल फ़ोन से अगर अदायगियाँ होंगी तो वो कैसे होंगी, इसके हवाले से अगर आप बता सकें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो चाइना गए हैं उन्होंने वी चैट वहाँ पर देखा होगा। सही। वी चैट में आप तमाम जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके जो बार कोड्स हैं उनके ज़रिए पेमेंट होती है। इवन हमारे यहाँ भी इजी पैसा है, जैज़ कैश है, UBI लो मनी और सो मैनी जो अकाउंट्स हैं वो फ़ोन पे चल रहे हैं, लेकिन अभी ये मर्ज नहीं हुए। अब मेरी मिनिस्ट्री जो कोशिश कर रही है, हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठा करके इसको मर्ज कर देंगे। सो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपके क्रेडिट कार्ड्स और ये जो हमारे डेबिट कार्ड्स हैं ये इररिलेवेंट हो जाएंगे और तमाम पेमेंट्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पे चली जाएंगी। इसी हफ्ते मैंने मीटिंग जो है वो कॉल की है स्टेक होल्डर्स की, और इसको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इकट्ठे हो सकें। और हमारी देखिए, ये जो हम बात करते हैं ना, जो क्योंकि टेक्नोलॉजी आनी है यंगस्टर्स से, यंगस्टर्स जो हैं उनसे टेक्नोलॉजी आएगी अगर पेमेंट्स आसान होंगी, और ये पेपॉल हो गया, पेमेंट्स हो गई, इनको आसान करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहते हैं। और अल्टीमेटली ऑब्वियसली नहीं हो, सिक्योरिटी भी हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? सॉरी, दोबारा मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये सिक्योर हो, जितना जो भी सिस्टम हो। नहीं, 100% सिक्योर होगा। सिक्योरिटी तो आपकी ATM भी तो सिक्योर है ना, ये प्रिंसिपल्स तो सेम होते हैं ना जो ATM के प्रिंसिपल्स हैं। आपका नेटवर्क होता है, सिक्योर नेटवर्क के ऊपर होता है, वो इश्यूज़ तो नहीं है। इशू सिंपल ये है कि इसमें इश्यूज़ हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है और कुछ जो स्टेट बैंक के रेगुलेशंस हैं उनकी वजह से मसला है। अदरवाइज हमारे ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और हम इंशाल्लाह इसको बड़ी आसानी से मोबाइल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और हैकिंग के बारे में आपका क्या मानना है, उसको आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, हैकिंग, एंटी हैकिंग भी बहुत आगे है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चाइना में तो बहुत बड़ा बिजनेस मोबाइल पे शिफ्ट हो गया, दुनिया में भी मोबाइल पे शिफ्ट हो रहा है। अगर आपने आगे टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन देखना है, और फिर मैं आपको एक और भी बताऊं, आपको जो डिजिटल करेंसीज हैं
वो भी भूलनी नहीं चाहिए। अगरचे अभी हम इसमें फंसे हुए हैं कि अभी इतनी जल्दी तो नहीं होगा और उसमें वो भी है, लेकिन अल्टीमेटली डिजिटल करेंसी विल बी अ बिग। तो फवाद चौधरी साहब, क्या हुकूमत सोच रही है डिजिटल करेंसी को लीगलाइज करने से मुताल्लिक? देखिए, मेरी अभी तक इसमें स्टेट बैंक गवर्नर से बात नहीं हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, करा रहा हूँ, उसको समझने की ज़रूरत है। जब हम खुद समझ लेंगे तो फिर हम उसको स्टेट बैंक और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको उसके पास लेके जाएंगे। अभी हम इसको खुद ज़रा समझ लें। ओके सर, और जिस तरह आपने कहा खुद इसको समझ रहे हैं, जाहिर बात है डिजिटल करेंसी से मुतालिक बहुत सी बात हो रही है, लेकिन अगर सिर्फ डॉलर की बात करें, क्या सर ऐसा कोई आपने अभी तक मीम नहीं देखा कि फवाद चौधरी साहब को इस तरीका है डॉलर को कंट्रोल करने से मुतालिक? कोई है ऐसा भी मीम भी और इनएक्चुअल भी कुछ आप सोच रहे हो कि डॉलर को कंट्रोल कैसे करना है? ये हफीज़ शेख साहब का काम है, हफीज़ शेख साहब जाने और उनकी टीम जाने। सही है, ठीक है फवाद चौधरी साहब। और मैं दोबारा कमरी कैलेंडर पर आना चाहता हूँ कि आपका ही बयान था कि जो अमेरिकन ने बनाया था कमरी कैलेंडर वो हराम है, तो उससे मुताल्लिक ज़रा वजाहत चाह रहे थे आपसे कि ये क्या था मामला? नहीं, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा था कि जो चीज़ बाहर वाले बनाते हैं वो हराम है, तो हम खुद अपनी बनाएंगे तो हलाल होगी। देखिए, बात ये है, आप जस्ट जोक अपार्ट, ओके, आपने देखना यह है कि हम पाकिस्तान किस तरह से देखना चाहते हैं। क्या हम पाकिस्तान को एक पसमानदा बैकवर्ड मुल्क देखना चाहते हैं? हमारा रोल मॉडल जो है वो एक कंजर्वेटिव मुल्क होंगे, या हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए जो एक फॉरवर्ड लुकिंग पाकिस्तान था? पाकिस्तान ऐसे तो कंसीव नहीं किया गया था कि आप जो वहाँ पे 200 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस मुस्लिम दुनिया में बैन रहा कि ये कुफर है, फिर लाउड स्पीकर बैन रहा, ट्रेन के ऊपर ट्रैवल बैन रहा। अब आप मुझे बताइए, इस तरह की डिसरप्टिव किस्म की जो थिंकिंग है, इस तरह की जो आई वुड से कि जो एक फतवाबाजी है, उसमें अगर आप पड़ जाएंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। आपकी अगली नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। आप अपने इर्द गिर्द मुल्कों का हाल देखें क्या हुआ है। अफगानिस्तान देखें, तालिबान के अंदर अफगानिस्तान में क्या हशर नशर हुआ। आप लिबिया देखें, अब मुल्क देखें क्या कैसे जो है वो मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हुए हैं। सो अकल की ज़रूरत है, और अकल जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग देखने में है। आप पसमानदा सोचों को मुस्तरद करके आगे बढ़ते हैं तो ही आपकी तरक्की होती है। एग्जैक्टली पसमानदा सोचों को आप तल्फ करके उनको टाप के आगे बढ़ेंगे तो ही तरक्की करेंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। और मैं इसलिए आज यहाँ बैठा हुआ था किरण इस लैब कोर्ट में, क्योंकि मैंने भी एक तजर्बा किया था। साहब ने तजर्बा नहीं किया, देखें लाल कलर में आप ग्रीन में लाया तो ऑयल बन गया, देखें सरसों का तेल बन गया। सीरियसली? ये देखें ना, कलर देख लें आप। ओह, तो ये मेरा तजर्बा था आज का। और अच्छा, ये एक समझने की बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की बात जब आती है तो फवाद चौधरी साहब की सारी मीम्स केमिस्ट्री से मुताल्लिक क्यों बनती हैं, इसलिए मैंने ये आज लैब कोट पहना है। ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स नॉट जस्ट केमिस्ट्री, इट्स अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अच्छी बात है कि वो काम करें। अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत जिक्र हो गया। मैं असल में अब जो है ना, जब तक ये लैब कोट उतार रहे हैं ना, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और बात करना चाहती हूँ मेरा काम खत्म। एशिया के, जनूबी एशिया के सबसे बड़े डायलिसिस सेंटर का, SIUT का, SIUT इसका नाम खिदमत का दूसरा अगर रुख कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ दुनिया भर से मरीज़ आते हैं और उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, इराक का शहरी अपनी बेटी को इलाज के लिए यहाँ लाया और फिर उसको ट्रीट किया गया। गरीबों की खिदमत हो, मरीज़ों की खिदमत करनी हो, ज़िंदगियों को बचाना हो, SIUT कभी पीछे नहीं। SIUT का क़याम हुआ 1970 में और फिर उसके बाद से इन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया और इन्होंने बहुत खिदमत की। SIUT में माहिर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। डॉक्टर अदीब रिजवी की सरबराही में पहली बार यहीं यानी 2003 में जिगर की कामयाब पैवंदकारी भी की गई और अब तो यहाँ हर हफ्ते 10 से 12 ट्रांसप्लांट भी किए जाते हैं। गुर्दे के जितने भी अमराज हैं उसके मरीज़ों को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, मुफ्त किया जाता है। तबका नहीं देखा जाता, उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ ये देखते हैं ये कि यहाँ लोग आए तो शफा पाए, उनकी ज़िंदगी में सहूलत आए। एग्जैक्टली, बहुत ही ज़बरदस्त काम SIUT कर रहा है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अली असगर, आप पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। आपके साथ हैं डॉक्टर मुदस्सिर लईक साहब, आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। सर, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले SIUT से मुताल्लिक एक तवील सफ़र है, 1970 से ये सफ़र है, कितनी ज़िंदगियाँ अस्पताल ने बचा ली अब तक? ये ज़िंदगी बचाना तो हमारे हाथ में नहीं है। वसीला तो डॉक्टर्स हैं, वसीला तो अस्पताल है, वसीला तो ये कर सकते हैं। बेशक बेशक। तो पिछले साल में तकरीबन 22 लाख पेशेंट विजिट्स SIUT ने रिकॉर्ड किए।
अब उनके तफसीली जो आउटकम हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के अमराज होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा नंबर ऐसे लोगों की होती है जो हमारे आउट पेशेंट्स में हमें दिखाने आते हैं। कोई कंसल्टेशन होती है, कोई मशवरा लेने आते हैं, कोई मामूली सा मसला होता है, उनको आमतौर पे बहुत छोटी सी कोई एक छोटा मशवरा दे दिया या कोई हल्के फुल्के इलाज से ठीक हो जाते हैं। कुछ होते हैं जिनके बिल्कुल एंड स्टेज ऑर्गन डैमेज हो चुके होते हैं, उनको फिर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत। ट्रांसप्लांट कितने हुए? ट्रांसप्लांट हम तकरीबन रोज़ाना का एक तो हमारे यहाँ होता ही है कुछ सालों से। अब पिछले साल हमने कुछ दिन ऐसे थे जिसमें एक से ज़्यादा। रिजवी साहब की ख्वाहिश है कि कोई भी ट्रांसप्लांट की एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा SIUT में बढ़ाई जाए, क्योंकि जो ये एंड स्टेज जो मरीज़ डायलिसिस पे होते हैं उनका बेहतर इलाज ट्रांसप्लांट है। और फिर उसके बाद में फॉलोअप्स भी हैं कि जो जारी रहते हैं। हाँ, लेकिन जो डायलिसिस का मरीज़ है वो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आता है। जो ट्रांसप्लांट का मरीज़ है वो 3 महीने में 1 मरतबा आता है। 90% डायलिसिस के मरीज़ जो हैं उनके कोई ना कोई मसले रहते हैं, उनके दिल के मसले रहते हैं, वो पानी ज़्यादा नहीं पी सकते, उनके चलने फिरने फॉलोअप्स ज़्यादा होते हैं, उनके एक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इतनी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू ट्रांसप्लांट के जो मरीज़ हैं वो हर चीज़ खा पी सकते हैं, अपना काम काज कर सकते हैं, बच्चे हों तो स्कूल जा सकते हैं, बड़े अपना काम काज कर सकते हैं। तो इतना ड्रास्टिक फ़र्क है, इसलिए ट्रांसप्लांट हम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। अभी तक SIUT में तकरीबन 5000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। सिर्फ पिछले साल में तकरीबन 300 या 350 के करीब ट्रांसप्लांट हमने किए। और मुझे ये बताइएगा, बच्चों के ट्रांसप्लांट्स भी हो रहे हैं? क्योंकि ये बहुत पेचीदा अमल है। नहीं, पेचीदा अमल नहीं है, तकरीबन वैसा ही है, बस बच्चों की बीमारियों का जो स्पेक्ट्रम है वो मुख्तलिफ है। ओके, क्योंकि शायद वो लोकेट होने में वक्त लग जाता है बच्चों की बीमारी से मुताल्लिक, या ऐसा नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। फ़र्क होता है, बीमारियों में फ़र्क होता है। आमतौर पे बच्चों में जो गुर्दे फेल होने की वजह जो है वो पैदाइशी डिफेक्ट हो गुर्दे की बनावट में या मसाने की बनावट में, तो जो पैदाइशी इस तरह के मसाइल जिनकी बनावट ठीक ना रही हो, सही, उससे होते हैं। इसके अलावा भी और वजूहात रहती हैं। और हम इसको ऐसे ताबीर नहीं कर सकते कि जितनी जल्दी डायग्नोस हो गया, जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो गया, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। ये मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है यहाँ आके। नहीं, अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी तशखीस से फ़र्क तो पड़ता है, और ना होने की वजह से जो पेचीदगियाँ बढ़ती हैं वो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा है। सही है। सारे लोगों को आप लोग ट्रीट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश होती है कि मुफ्त इलाज दिया जाए। ये सब कुछ अकेले करना मुमकिन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से फंड्स तो दरकार होते होंगे, थोड़ा सा कहीं से हेल्प हो जाए, ऐसा तो होगा? नहीं, ये तो मुकम्मल, देखें SIUT एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत यूनिक है। हमारी तरह के मुल्क जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें हमारी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तमाम आबादी के, तमाम लोगों के, माशरे के सबका मुकम्मल मुफ्त इलाज किया जाए जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। हमारी पब्लिक के पास इतना बाइंग पावर नहीं है कि वो अपना अच्छा इलाज ख़रीद सकें। तो फिर ये जो SIUT का कॉन्सेप्ट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसमें ये होता है कि जो मुखय्यर हजरात हैं, गवर्नमेंट है, ये लोग सब मिल के, कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर सपोर्ट करें, फंड्स जमा करते हैं। डॉक्टर उसमें कैटलिस्ट बनता है। सही है। और इसकी जो की है वो ये है कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो, पब्लिक को और गवर्नमेंट को दोनों को ये ट्रस्ट हो कि ये डॉक्टर जो हैं ये जो भी काम करेंगे ये लोगों की भलाई के लिए होगा, इसमें कहीं ज़ाती मफाद और करप्शन नहीं होगा, सही, किसी की जेब में नहीं जाएंगे। ये जो पैसे होंगे ये सिर्फ इनके इलाज के लिए खर्च होंगे और उसमें जो बेहतर इलाज होगा वही और ज़रूरी होगा,
खामखा की एक्स्ट्रावेगेंस दिखाने के लिए आप ऐसा नहीं, सिर्फ इलाज के लिए वो खर्च हो रहा है। फॉर ज़कात एंड डोनेशंस नंबर इस वक्त समा की स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं, UAN नंबर है और इस पर राबता करके आप डोनेशन और ज़कात दे सकते हैं। डॉक्टर मुदस्सिर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और कौन कौन से अमराज हैं जिनको ट्रीट किया जा रहा है, बिकॉज यू आर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट? मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि अभी इंट्रोडक्शन में हो गया डायलिसिस सेंटर। अब SIUT अब एक डायलिसिस सेंटर नहीं है सिर्फ, अब SIUT में जिगर से मुतालिक और आंतों से मुतालिक बाकायदा इलाज होता है, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट तक की सहूलत मौजूद है और हम लिवर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। और इसके अलावा कैंसर के अमराज का इलाज भी होता है और कसीर तादाद से हर किस्म के कैंसर का इलाज। जी, अभी हमने शुरू किया था गुर्दे के कैंसर से, आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्रॉड कर रहे हैं, उसके स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर रहे हैं। और जिगर और आंतों से मुतालिक हमारी जो क्लिनिक्स हैं, हमारे जो एडमिशन्स हैं और ट्रीटमेंट है, ये काफ़ी अरसे से कंटिन्यू है। कुछ लोगों के जहन में यह है कि शायद हम यहाँ पर सिर्फ गुर्दे का इलाज करते हैं, लेकिन जिगर की बीमारियों और आंतों की बीमारियों को भी मुकम्मल तौर पे इलाज मौजूद है। कोई भी आ सकता है, बिकॉज कोई और ईरान या इराक से कोई पेशेंट भी इराक से पेशेंट एग्जैक्टली। तो बिल्कुल यहाँ वैसे तो पूरे पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन जो एक पॉलिसी है SIUT की, स्पेशली अदीब साहब की एक जो पॉलिसी है कि हम किसी को नो नहीं कह सकते। जैसे भी सर ने कहा कि हमारे पास कोई पेशेंट रात के 3 बजे भी आ जाए और कोई किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड हो, हमारा पेशेंट हो, तो उसको हम नो नहीं कह सकते कि आप कहीं और चले जाओ, किसी और इदारे में चले जाओ, किसी और हॉस्पिटल में चले जाओ, हमारे पास जगह ख़त्म हो गई है। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है नहीं। हमारी OPD के नंबर्स बंद नहीं हो सकते हैं सही कि किसी और हॉस्पिटल की तरह कि 4 बजे या 3 बजे OPD की विंडो ऑफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। OPD ऑन है, पेशेंट आते जाएंगे, देखते जाएंगे, डॉक्टर जब तक पेशेंट्स आते रहेंगे। और सेंटर्स भी बन रहे हैं। सक्खर में गालिबन एक सेंटर है आपका। हमारे सक्खर में एक सेंटर है जो कि फुली ऑपरेटेड है। वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट भी पिछले दिनों हम कर चुके हैं। यस, और फुली ऑपरेटेड। लास्ट मंथ आपने जी, लास्ट मंथ हमने किडनी ट्रांसप्लांट भी किया और उससे हमारे सिंध के और पंजाब साइड के पेशेंट्स को बहुत आसानी क्योंकि वो सक्खर तक आ जाएंगे, क्योंकि सक्खर ज़रा इजीली एक्सेसिबल है पंजाब से आने के लिए या फॉर दैट मैटर सिंध से आने के लिए। बट एनीवेज वक्त कम था। एनीवेज आप लोग बहुत अच्छा काम करें, बेस्ट विशेज़। और एक दफ़ा फिर हम कह रहे हैं फ्लैश करें नंबर, UN नंबर, आप डोनेशन और ज़कात के लिए रब्ता कर सकते हैं। SIUT इदारा जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, ना सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट बल्कि जैसा सर ने बताया कि आंतों के मसाइल और कैंसर इसको भी ट्रीट किया जा रहा है। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, और आज नया दिन का एक और अहम मौजू उसकी हम बात करेंगे, वो है गीबत और चुगलखोरी। इसकी आज हम बात करेंगे क्योंकि इसका शुमार गुनाह कबीरा में होता है, यानी बड़े गुनाहों में होता है। हदीस में इरशाद हुआ, क्या तुम जानते हो कि गीबत किसको कहते हैं? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बात कहना जो उससे नागवार गुजरे, तो यही गीबत है। ये भी कहा कि अगर मैं अपने भाई की कोई ऐसी बुराई का जिक्र करूं जो वाक़तन इसमें हो तो क्या ये गीबत है? ये सवाल किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो बुराई जो तुम बयान कर रहे हो तो उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर वो बुराई जो तुम बयान कर रहे हो उसमें मौजूद ही ना हो तो फिर तुमने उस पर बहतान बांधा। ये क्लियरली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुताल्लिक बयान किया, गीबत और चुगलखोरी से मुताल्लिक। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू नया दिन। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा डिफ़ाइन कीजिए गीबत और चुगलखोरी को, और साथ ये भी बताइएगा, ऐसा भी होता है अक्सर हम करते हैं और मालूम नहीं होता कि हमने गीबत कर दी और हमने चुगलखोरी की। देखिए, ये बुनियादी तौर पर बात यह, जिस तरह आपने बयान किया हदीस पाक के मुताबिक, गीबत एक ऐसे ऐब जोई को कहते हैं किसी शख्स की अदम मौजूदगी में जो उस शख्स को नापसंद हो। इस तरह चुगलखोरी का मतलब भी यही है, किसी बंदे की शिकायत जो हैं उस मुकामात के ऊपर लगाना जहाँ उसका शिकायत लगाना जो है पसंद ना हो। और यहाँ पे एक बात ज़रूर जहन में रहनी चाहिए, गीबत और चुगलखोरी का ताल्लुक उन क्राइम से नहीं होता जिनसे पब्लिक को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। अगर पब्लिक को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो उसकी शिकायत करना या उस बंदे के बारे में कहीं रिपोर्ट करना, ये बात गीबत नहीं कहलाएगी। लेकिन ऐसे क्राइम या ऐसी बातें जिनका ताल्लुक इंसान की पर्सनल ज़िंदगी के साथ और उसके नतीजे के अंदर मुआशरे के अंदर किसी किस्म के नुकसानात या मुआशरे में किसी किस्म का इंतशार फैलने का अंदेशा ना हो और फ़कत उस शख्स की करैक्टर असैसिनेशन मकसूद हो, तो उसको गीबत कहा जाएगा। और मुझे ये बताएं कि चुगलखोरी और ये गीबत ये आपस में कितनी मुख्तलिफ हैं, और इसका फ़र्क वाज़े कीजिएगा, और ये दोनों गुनाह कबीरा हैं, ऐसा ही है? जी, बुनियादी तौर पर बात यही है, गीबत जो होता है किसी शख्स की अदम मौजूदगी के अंदर जो है उसकी बात को जो है ना किसी भी मुकाम के ऊपर पहुंचाना, यानी कि आम पब्लिक के अंदर उसकी बात को करना। और चुगलखोरी होती है, मिसाल दे रहा हूँ, कि ऐसी जगह पे करने की कोशिश करना जहाँ पे उसका कंसर्न भी मौजूद हो। चुगलखोर शख्स से मुतल्लिक, यानी चुगलखोर शख्स वो होता है किसी शख्स की ऐसी बात को ऐसे मुकाम के ऊपर करता है
जहाँ पे उसका कंसर्न भी मौजूद होता है। और गीबत एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे कोई ज़ाती कंसर्न नहीं मौजूद होता, फ़कत उसको जो है आप डीफेम करने की कोशिश करते हैं। चुगलखोरी और गीबत जो है आपस में मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन गीबत जो होती है बगैर कंसर्न के भी होती है और चुगलखोरी जो होती है वो कंसर्न के साथ होती है। अच्छा, अब ये तो तय है कि हमें इससे बचना चाहिए है। ये फरमाइएगा, इस्लाम के अहकामात के माशरती पहलू भी बता दीजिए हमें ना, गीबत से बचने के फ़वाइद क्या हो सकते हैं, माशरती फ़वाइद ख़ास तौर पर हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में ये बात कही है कि कोई शख्स इस बात को पसंद नहीं करता कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। जिस तरह तुम मुर्दा भाई के गोश्त को खाने का पसंद नहीं करते थे, तो ना तुम्हें गीबत को भी पसंद नहीं करना चाहिए। गीबत ना करने के सबसे बड़े मुआशरती फ़वाइद ये हो सकते हैं कि मुआशरे के अंदर एक मोहब्बत, प्यार, उल्फत और मुआशरे के अंदर अफवाह शादी का जो अमल है वो रुक जाता है। जबकि गीबत करने के नतीजे के अंदर हम मुआशरे के अंदर इंतशार, तफरका और नफ़रत के बीज बोते रहते हैं। गीबत ना करने के नतीजे के अंदर हम ये बात भी देखते हैं कि कई मरतबा दो मुसलमान भाई जो हैं उनकी नाराज़गी के ख़त्म होने के इम्कानात भी पैदा हो जाते हैं। जबकि गीबत और चुगलखोरी के नतीजे के अंदर कई मरतबा इख्तलाफात जो हैं वो प्रमोट होते हैं। हम ये बात भी देखते हैं कि हमारे ख़ानदानों में इख्तलाफात की बहुत बड़ी वजह कई मरतबा हकीकी इख्तलाफात नहीं होते, बल्कि फ़कत गीबत और चुगलखोरी की वजह से लोग एक दूसरे बदज़न और बदगुमान हो जाते हैं। अगर हम गीबत करना छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली तौर पे जो इंसान है, जब उसकी ईगो हर्ट नहीं होगी, जब उसकी अना हर्ट नहीं होगी, जब उसके जहन के अंदर इस तरह की बातें नहीं आएंगी कि मुझे बदनाम किया गया या मेरे बारे में गलत बात की गई है, तो खुद बहुत वो दूसरे शख्स के बारे में बदगुमानी से बच जाएगा। मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जब लोग एक बंदे की गिबत करते हैं, नतीजतन बंदा भी रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर दूसरे बंदे की गिबत करना शुरू कर देता है और नतीजतन मुआशरा पूरा का पूरा जो है बदगुमानियों की लपेट में, शिकायत की लपेट में और जो है एक दूसरे के खिलाफ जो मुखालफत और नात की लपेट में आ जाता है। शोहर और बीवी जो है इनके मामलात के अंदर भी इस तरह की बातें पाई जाती हैं। कई मरतबा उनके दरमियान मोहब्बत और उल्फत मौजूद होती है, लेकिन कई लोग फ़कत गीबत के जरिए, फ़कत चुगलखोरी के जरिए उनके दरमियान ऐसी कैफियत को पैदा कर देते हैं कि वो जो है बदज़न हो जाते हैं, बदगुमान हो जाते हैं। बिल्कुल, बदज़न और बदगुमान हो जाते हैं। बिल्कुल अलामा साहब, मैं इसी से मुताल्लिक़ एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि शादी ब्याह के मामलात में अगर किसी के पूछने पर लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से कोई बात बता दी जाए लड़के से मुताल्लिक़ या लड़की से मुताल्लिक़, तो क्या ये भी गीबत कहलाएगी? नहीं, ये इसको गीबत नहीं कहा जाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी ऐसी बात जिसका ताल्लुक पब्लिक इंटरेस्ट के साथ हो या बंदे के पर्सनल मफाद के साथ हो, उस सूरत के अंदर बात को हकीकी तौर पे कन्वे करना, ये बात गीबत नहीं बल्कि इसको तो ईमानत कहा जाएगा। ईमानतन बात जो आप करने के जो है हकदार हैं, अगर लड़के में कोई कबाहत पाई जाती है और रिश्ता किसी घर में गया तो उसकी किसी गलत हरकत को या उसकी गैर अखलाकी हरकत को पिन पॉइंट करना गीबत नहीं कहलाएगी, लेकिन बगैर किसी कंसर्न के उसकी बात को प्रमोट करना, उसकी हामियों को छालने की कोशिश करना, ये बात गीबत कहलाएगी। अगर आप किसी बंदे का कारोबार करने जा रहे हैं, उसमें कारोबारी खामी पाई जाती है, तो इस खामी को उस बंदे के सामने बयान करना जिसको कारोबारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, इसको गीबत नहीं कहा जाएगा। लेकिन विदाउट एनी कंसर्न या कोई फ़ायदे के बगैर उसकी शख्सियत को लेट डाउन करने की कोशिश करना, ये बात गीबत कहलाएगी। मुसलमान के लिए बात ज़रूरी है कि दूसरे भाई के इकराम और उसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करे, और ये बात किसी भी तौर मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने भाई को जो है उसकी इज़्ज़त की जगह के ऊपर जलील करने की कोशिश करे। अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब, बहुत शुक्रिया, साथ अब मौजूद थे और आपने किया और आपने बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट हो तो क्या मामला होता है और अगर कंसर्न हो तो क्या मामला होता है। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर हमें बढ़ना एक ब्रेक की जानिब, दोबारा हाजिर होते हैं अहम मौजू के साथ। रहिए नया दिन के साथ। हर मीडियम के, हर किसी भी फोरम के फ़वाइद भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। सोशल मीडिया के भी फ़वाइद हो सकते हैं, नुकसानात भी है। कुछ इसकी बात कर लेते हैं। नासमझी कहिए या फिर क्रेज़, ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया मलेशिया की 16 साल लड़की की जान ले गया, उसकी ज़िंदगी के खात्मे की वजह बन गया। लड़की ने इमारत की तीसरी मंजिल पर बने किचन से छलांग लगाई, मौत को गले लगाया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने मरने से ठीक 5 घंटे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि लोगों से उन्होंने सवाल किया था कि क्या उनको मर जाना चाहिए या फिर नहीं। इस पर ज़्यादातर अफराद ने जवाब दिया कि हाँ, आपको मर जाना चाहिए। इसके बाद ही लड़की ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। लोगों की राय को उसने बिल्कुल ऐसे ही लिया। उस तन्हाई का अंदाज़ा कीजिए जिससे बच्ची गुजर रही थी। सोशल मीडिया और वहाँ पर ली जाती है राय। ऐसा ही कुछ हुआ 2 रोज़ कबल। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर, उन्होंने इंस्टाग्राम पर
कील महासम वाले एक तस्वीर पोस्ट की और वो तस्वीर अदाकार यासिर हुसैन ने अपने स्टेटस पे लगाया और उस पर लिखा कि मेरे ख्याल में तो ये दानेदार चेहरा है, बहरहाल आप अपना रिस्पांस दीजिए। उस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने बड़ा गुस्सा किया। तो हानिया आमिर ने जो चंद तस्वीर लगाई और अपनी जल्द के मसाइल पर बात की, तो उन्होंने कहा कि ये लगाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर बात ही क्यों कर रही हूँ, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई शुड एम्ब्रेस माई स्किन एंड आई शुड एम्ब्रेस दिस थिंग। एनीवेज उन्होंने बाद में ये भी कहा कि जो लोग इस पर यासिर हुसैन को बैश कर रहे हैं और उनको जाकर बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करें, वो भी गलत कर रहे हैं। यानी मैं जब बात कर रही हूँ कि रंग की बात नहीं करनी, आपने पिंपल्स की बात नहीं करनी, एम्ब्रेस ऑफ स्किन की बात करें, तो आप ऐसा क्यों करें। एनीवेज महविश हयात हो, नादिया हुसैन हो और ऐसी अदा कराएं, उन्होंने भी हानिया का साथ दिया, तस्वीर शेयर की और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज यासिर हुसैन ने जो मजाक किया उस पर लोग तनकीद करें कि मजाक अच्छा नहीं था, बहरहाल भोंडा मजाक था। तो इस पर बात करनी चाहिए कि जब हानिया का ये बड़ा क्लियर पॉइंट है कि वन शुड एम्ब्रेस हर और हिज स्किन और टोन, बट एनीवेज ये कील महासे का मसला फिर भी है, ये मसला है, ये मसला है। रवैया अलग, मसला अलग। रवैये पे हमने बात कर ली, मसले पर भी कर लेते हैं। हमारे साथ हैं हादिल साहल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, हमको इस बारे में बताएंगी। पहले अगर आप चाहें ना तो इस स्टोरी के ऊपर कमेंट कर सकती हैं, क्या ये कोई बेहतर मजाक था? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड आई थिंक बिल्कुल भी ये बहुत बुरा मजाक था। मुझे लगता है कि एक्नी या कोई भी चीज़ है वो एक नेचुरल चीज़ है और स्पेशली लड़कियां हो या लड़के हों, दिस इज़ अ हार्मोनल प्रोसेस और इस पे इतना एंग्जाइटी या डिप्रेशन की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है या लोगों को इतना मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एज अ मीडिया पर्सन, यू आर अ मीडिया पर्सन, आई एम अ मीडिया पर्सन, वी नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू लुक फ्लॉलेस, बट हमेशा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये नेचुरली आपके फेस पे एक्नी आएगी, तो वो जाएगी कैसे? वो जाएगी भी, लेकिन उससे इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है और एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन ये जो आपने कहा ना स्ट्रेस से, इसकी वजह से भी आती है ना एक्नी। एग्जैक्टली हम आजकल क्योंकि इतना एक तो कंपटीशन का भी दौर है और प्लस बिला वजह की भी स्ट्रेस हमने इतनी ली हुई है, उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा एक्नी कॉज हो रही है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर बढ़ चुका है खासकर यंगस्टर्स में, टीन एजर्स में, ख़वातीन में, कि उसकी वजह से भी एक्नी बहुत ज़्यादा कॉज कर रही है। बेसिकली तो एक्नी उसी वक्त होती है कि जब हमारे पोर्स लॉक हो जाते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि आप खुश रहने की कोशिश करें, ट्राई टू स्टे हैप्पी। लाइफ इतनी भी मैं नहीं समझती कि इतनी भी चैलेंजिंग है या इतनी बुरी है। हमने बिला वजह अपने सर पे इतना ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस डाला है। अच्छा, जस्ट डिप्रेशन और स्ट्रेस, सॉरी किरण, मैं क्योंकि स्पेसिफिकली हानिया से मुताल्लिक, सॉरी क्योंकि वो हानिया की अब हम पोस्ट शेयर करते हैं, उन्होंने लिखा क्योंकि वो चित्राल कैलाश ड्रामा भी उनका शूट हो रहा है, तो ऐसा होता है इतनी खूबसूरत जगह पर आप जाएं, ट्रैवलिंग में भी एक्नी हो जाए? बिल्कुल ट्रैवलिंग में होती है। मैं खुद बिकॉज आई एम रनिंग अ बिजनेस कल्चर ऑनलाइन, तो हमारी इतनी ट्रैवलिंग होती है इंटरनेशनल एंड नेशनल, मेरे अपने स्किन पे इतने दाने निकलते हैं। खाना चेंज हो जाता है, हवा चेंज हो जाती है, आबो हवा चेंज हो जाती है। यूजुअली आप जिस बिस्तर पे सो रहे होते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पिलो साफ़ है, वो बेडशीट साफ़ है। अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रैवल किया होगा, किसी न किसी होटल में स्टे किया होगा, किसी न किसी जगह स्टे किया होगा कि जहाँ से वो बैक्टीरिया या कुछ ना कुछ उनके फेस को अफेक्ट किया होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि वाइल ट्रैवलिंग भी आप ख्याल रखें कि जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं या जहाँ पे आप रह रहे हैं वो जगह साफ़ हो, तो दैट रियली मैटर्स। खाना, डाइट, दैट ऑल्सो मैटर। एग्जैक्टली, खाना, डाइट, रोज़े, इफ्तारी, सहरी, इसके बाद में तो प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल, और कैलाश में तो आपको इतना ज़्यादा हेल्दी और कल्चरल फूड मिलेगा, तो वहाँ पे तो फिर ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ऑन दैट। तो अगर आप इतना ज़्यादा ऑयली खाना खाओगे तो फिर पिंपल्स तो निकलेंगे। हम लोग डाइट पे भी कंट्रोल नहीं करते, जब खाना ऑयली खा रहे हैं, स्पाइसी बहुत खाना खा रहे हैं, और अभी रमज़ान का क्योंकि मंथ चल रहा है, उसमें तो जो दिल चाहता है, कोई पकौड़े खा रहा है, कोई समोसे खा रहा है। इससे एक्नी होती है, स्पाइसेस से भी और ऑयल से भी। ऑयल से, स्पाइसेस से, एंड प्लस आपको यू नीड टू चेक अपना डाइट प्लान। अगर आप सुबह सहरी में जो है पिज़्ज़ा खा रहे हो तो दैट्स हार्मफुल फॉर यू। जस्ट हैव अ फ्रेश फ्रूट्स, जस्ट टेक अ जूस, कुछ आप सैलड्स ले लो हल्का। वो चाहते हैं ज़रा हैवी चीज़ खाए ना, ज़रा दिन भर स्टे करें, 15 घंटे का रोज़ा है इसलिए। एक बाउल दही खाओगे तो फिर यू शुड नॉट थिंक कि मेरे फेस उस पर एक्नी नहीं आएगी, तो यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर डाइट एज वेल। ओके, यानी योगर्ट से उसमें भी तो ऑयल है,
हमें तो लगता है अगर योगर्ट लिया तो प्यास नहीं लगेगी दिन भर। लेकिन इतना ज्यादा ना लेना, पूरा बड़ा बाउल भर के ना ले, लेकिन कम कम ले, मतलब हर चीज़ में म्यान रवि थोड़ी सी होनी चाहिए। सब कुछ खा ले लेकिन थोड़े थोड़े से पोर्शंस में। हाँ, थोड़ा थोड़ा से पोर्शंस खा ले। बेसिकली नहीं खा सकते, पिज्जा नहीं हो सकता। बेसिकली आपने ऑयल कंटेंट कंट्रोल करना है, फैटी फूड कंट्रोल करना है। देखिए, जंक फूड्स की तरफ हम कितना ज़्यादा हैं, हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, बट हम लोग पहले ही शोर मचा लेते हैं कि मेरे फेस पे एक्ने आ रही है। यू नीड टू बी केयरफुल। सुबह उठते हैं एक अच्छा सा क्लींजर लें, एक अच्छा सा फेस वॉश लें, आप उससे अपना स्किन वॉश करें, और आफ्टर 15 डेज़ इट्स वेरी एसेंशियल कि आप अपना एक क्लींजर ज़रूर लें। और अगर मीडिया पर्सन या स्टार्स या आर्टिस्ट जैसे हानिया, तो एवरी डे वी नीड टू टेक क्लींजिंग, तो वो तो आपके लिए हर दिन कंपलसरी है। लेकिन आम ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं तो वो कम से कम 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर जाके क्लींजिंग कराएं, क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे तो पोर्स लॉक होंगे, पोर्स लॉक होंगे तो फिर दोबारा से दाने निकलेंगे। और जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रांड्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनको भी तेज़ी के साथ में चेंज करते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे ऊपर फेशियल्स या फेस वॉश वो ऑयल वाला ही सूट करेगा। अगर आप उसको कंपल्सरी कंटिन्यूसली चेंज करोगे तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा। लड़कियों को, खासकर टीन एजर्स लड़कियों को बड़ा शौक होता है नए नए ब्रांड्स को ट्राई करने का। सहेली ने बोल दिया, फ्रेंड ने बोल दिया, महविश हयात यूज़ कर रही है या आयशा यूज़ कर रही है तो मैंने भी यूज़ करना है। बट यू नीड टू सी योर स्किन टोन, या आपके स्किन पे वो चीज़ सूट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही, आप एक पैच टेस्ट कर लो, अगर नहीं कर रहा तो यू शुड नॉट। और पैच टेस्ट फेस पे तो नहीं करेंगे? नहीं, यू जस्ट टेक इट यहाँ पे साइड पे, बिल्कुल कान के नीचे हल्का सा पैच टेस्ट करें। एंड यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, एक्नी अगर बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाए, जो ब्यूटिशियन से भी ना सॉर्ट आउट हो, तो फिर यू नीड टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। और इसमें हम टोनर स्किप नहीं करेंगे, उसको भी हमें रखना पड़ेगा। रोज़ वाटर इज़ द बेस्ट थिंग जो रेगुलर यूज़ करो। एंड एक और छोटी देसी टोटके पे हम हमेशा बात करते हैं कि पीपल वांट के कुछ सस्ता घर के अंदर से मिल जाए। नीम के पत्ते आर द बेस्ट। अगर टीन एज में जब बच्चा आ रहा होता है तो उस वक्त अगर नीम के पत्तों को मैश करके उसके स्किन पे लगाया फायदा हो सकता है, तो वो थ्रू आउट लाइफ उसको एक्ने प्रॉब्लम नहीं। ये तो बस फौरन उसके बाद खत्म हो जाती है। रोज वाटर भिजवा सकते हैं हानिया को। हाँ, दोस्ती वापस लेंगे इसलिए कि वो नाराज है। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच। हम लेंगे आपसे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।